हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग? एकदम जोरदार। मैं मनीष राज, आपका एमआर सर, स्वागत करता हूं यकीन बैच के लेक्चर नंबर 4 में, बेसिक मैथ का लेक्चर नंबर 4। इसमें हम गेस करो क्या पढ़ने वाले हैं। सर सामने लिखा हुआ है मेजर पोर्शन हम लोग डिफरेंशिएशन कवर करने वाले हैं। तो आज का हमारा गोल क्या होगा उसके बारे में थोड़ा हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम स्लोप ऑफ ग्राफ के बारे में थोड़ा और डिस्कस करेंगे। सर क्यों? इतना तो बता दिया आपने। देखो बेटा, कोई भी फिजिक्स का ऐसा चैप्टर बताओ जिसमें ग्राफ नहीं बनता है। कोई भी बताओ। सर सॉलिड बनता है, फ्लूइड बनता है, थर्मोडायनेमिक्स बनता है, मॉडर्न फिजिक्स बनता है एसएचएम में भी ग्राफ बनता है। तो हर चैप्टर में आपको ग्राफ बनाने हैं, तो ग्राफ का प्रॉपर इंटरप्रिटेशन, उसका स्लोप आपको अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है सर, डन। उसके बाद हम एक्सपोनेंशियल ग्राफ के बारे में थोड़ा और बात करेंगे। उसके बाद ग्राफ ऑफ साइन थीटा एंड कॉस थीटा, एसएचएम हो, वेव ऑप्टिक्स हो, इसमें साइन थीटा कॉस थीटा के टर्म्स में बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटी हम डिफाइन करते हैं, तो उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हमें पता होना चाहिए साइन थीटा एंड कॉस थीटा का। उसके बाद हम बात करेंगे आज डिफरेंशिएशन के बारे में। लेकिन फर्दर अपने गोल की तरफ प्रोसीड करने से पहले हम आज कुछ टॉपिक पे डिटेल में चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात आती है नोट्स की। सर ये नोट्स आप प्रोवाइड कराओ सर, फॉर्मूला चार्ट प्रोवाइड करा दो, ट्रिग्नोमेट्री के सारे फॉर्मूला, डिफरेंशिएशन के सारे फॉर्मूला प्रोवाइड कराओ सर सर टॉपर नोट्स प्रोवाइड करा दो, मैं प्रोवाइड करा देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सर बढ़िया उससे हो जाएगा? नहीं होगा। सुनना मेरी बात, देखो कोई टॉपर है या कोई टॉपर नहीं है, किसी का नोट्स है, उसने कुछ चीजें वहां पे लिखी है या उसका शॉर्ट नोट्स है, वो क्या सोच के लिखा है आपको कैसे पता चलेगा? हर एक इंसान का सोचने का तरीका, मेंटल स्टेट अलग अलग होता है। हाँ बिल्कुल अलग होता है। तो फिर आप मुझे यह बताएं, उसके नोट से पढ़ के नीट क्वालिफाई कर लोगे क्या? ये बोर्ड का एग्जाम नहीं है कि सुलेखा पढ़ लिया। सर सुलेखा क्या है? कल तक तो रेखा थी बेटा। सुलेखा गाइड आता ना, गोल्डन गाइड, सुलेखा गाइड, टिम्पू गाइड, ये पढ़ लिया और 12th का पेपर दे दिया, 12 क्वेश्चन रटे जिसमें से 10 क्वेश्चन आ जाता है। बेटा ये 7th 8th 9th 10th 11th 12th की पढ़ाई नहीं है, ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं आप। कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए कॉम्पिटेटिव टेम्परामेंट एक अलग चीज होता है। यहां पे गेस्ट पेपर रट के, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन रट के काम नहीं चलेगा। दूसरे के नोट्स से कभी भी कंपटीशन की तैयारी नहीं होती है, नहीं होती है, नहीं होती है। अभी भी समय है, ये हाथ है ना, जितना घिसोगे ना उतना काम आएगा। और मैं तो ये भी नहीं कह रहा कि जीवन भर घिसना। बेटा कंपटीशन की तैयारी कर लो, एक बार कॉलेज में चले जाओ, उसके बाद जीवन रिलैक्स हो जाएगा। तो आपको खुद का अपना नोट्स बनाना है, सबसे पहली बात तो ये। हाँ किसी के टॉपर्स नोट्स देख लो ना यार, किसने मना किया है? उसको रेफरेंस में ले लो, लेकिन ऐसा नहीं कि उसी को पढ़ के तुम नीट क्वालिफाई करोगे। कभी भी नहीं, ये गलती मत करना, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं। सर ठीक है, बहुत बढ़िया सर, अपना बनाएंगे, बिल्कुल अपना, लेकिन लेक्चर देखते हुए बनाए कि लेक्चर के बाद बनाए? ऐसा करो, एक एक्सपेरिमेंट करो, एक दिन लेक्चर देखते हुए बनाओ, एक दिन लेक्चर के बाद बनाओ। तुम्हें जिस मोड में अच्छा लगता है उसी मोड में नोट्स बनाओ। जरूरी नहीं है कि लेक्चर देखते हुए ही बनाओ, लेकिन लेक्चर देखते हुए कॉपी कलम हाथ में जरूर रखना। कई ऐसी चीजें होती है जो मैं बोल देता हूं, लिखता नहीं हूं बोर्ड पे, वो पॉइंट आपको अच्छा लग रहा है उसको ऐड कर लो। बाद में आप पीडीएफ नोट्स से, जब लेक्चर नोट्स से जब आप खुद का नोट्स बना रहे होंगे तो उसमें आप ऐड कर लेना। समझ में आया? जरूरी नहीं है यार कि तुम लेक्चर देखते हुए नोट्स बनाओ, लेक्चर के बाद भी नोट्स बना सकते हो। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट काम आपको यह करना है कि पहले लेक्चर देख लीजिए, उसके बाद नोट्स बना लीजिए, या लेक्चर देखते हुए नोट्स बनाइए, खुद का बनाइए, यह ज्यादा जरूरी है ना। कब बनाए यह ज्यादा जरूरी नहीं है, खुद का बनाए यह ज्यादा जरूरी है। पहली बात तो ये। दूसरी बात, आपकी क्लास हो गई, आपने नोट्स बना लिया, आप वहां पे देख लो कि आज आज क्या क्या मास्टर ने पढ़ा है। उसके बाद उस कॉपी को बंद कर दो, वीडियो को बंद कर दो, एकदम एक रफ पेज लो और उस रफ पेज पे ये याद करके लिखने की कोशिश करो कि आज टीचर ने क्या पढ़ाया था। पहले दिन जब आप ये ट्राई करोगे, आपके आंखों के आगे अंधेरा छा जाएगा। आपको ऐसा लगेगा आज क्या पढ़ा था। तुम्हें ऐसा मजाक लग रहा होगा कि सर ऐसे थोड़ी ना होगा, करके देखना। जैसे मान लो आज क्लास हुआ, क्लास में बढ़िया तुम्हें जोरदार पढ़ाया गया, फिजिक्स का मास्टर ने तुम्हें कुछ बढ़िया जोरदार पढ़ाया, कंसेप्ट जो भी पढ़ाया, डिफरेंशिएशन पढ़ाया, जो कुछ भी पढ़ाया, उसमें कुछ सवाल कराया, उसमें कुछ कंसेप्ट बताया, उसको खुद से लिखने की कोशिश करो। तुम कंप्लीट लेक्चर का 10% ही लिखो, लेकिन जो कुछ अच्छा लगता हो दिमाग में छप जाता है लिखने की कोशिश करो। पहले तुम्हें ऐसा एहसास होगा क्या पढ़ा आज,
ब्लैंक हो जाओगे एकदम। लेकिन कुछ अपने दिमाग पे जोर डालो, वो आएगा। पहले दिन थोड़ा कम आएगा, दूसरे दिन थोड़ा ज्यादा आएगा, ये थोड़ा आदत डालो। रिवीजन कभी भी नोट्स से नहीं होता। रिवीजन तो तुम्हारे दिमाग में कितना बचा है उसको देखो ना, ठीक है ना। तो रोज आदत डालो थोड़ा बहुत लिखने का। जैसे बायोलॉजी में भी कुछ बताया गया हो, केमिस्ट्री बायोलॉजी में बताया गया हो, कुछ पॉइंट्स हो, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, उसको खुद लिखो। चाहे तुम 5% ही लिख पाओ, लेकिन खुद एक बार लिखो। क्लियर है? नोट्स लेक्चर देखते हुए बनाओ या बाद में बनाओ, फर्क नहीं पड़ता है। फर्क इस बात से पड़ता है कि खुद का लिखा हुआ नोट्स होना चाहिए, ठीक है। हाँ, आप रेफरेंस ले लीजिए, किसी फॉर्मूला चार्ट का ले लीजिए, टॉपर्स नोट्स का ले लीजिए, लेकिन बनाइए खुद से नोट्स। बेटा जब तक आप अपने हाथों से नहीं लिखोगे, लंबे समय तक चीजें आपके दिमाग में नहीं रहेगा, ठीक है। चलिए दूसरी बात, बैकलॉग। ये एक बहुत ही ज्यादा हॉट टॉपिक है कि सर बैकलॉग कैसे कवर करें, बैकलॉग हो जाता है सर। बेटा इस वर्ड से ही ना मुझे नफरत है। आप बैकलॉग कैसे क्लियर करें या कैसे कंप्लीट करें, कैसे कवर करें, यह सवाल मत पूछिए। आप अपने आप से एक सवाल पूछिए, ये बैकलॉग कैसे क्रिएट हुआ है। व्हाई दिस बैकलॉग इज क्रिएटेड। सबसे पहले अपने आप से यह पूछिए, ये बैकलॉग जो भी चीज है ये क्रिएट हुआ कैसे। कुछ ना कुछ रीजन रहा होगा। क्या रीजन है उस बैकलॉग का? ये मत बताना सर आपकी क्लास का ड्यूरेशन ज्यादा था बाकी लोगों ने भी तो कवर किया, उसको भी 24 घंटे मिले। तुम्हारा ही बैकलॉग क्यों क्रिएट हुआ? तुम्हारा जवाब हो सकता है कि सर मेरे ना मंजू बुआ के बेटे की शादी थी, उसमें चला गया था। तुम्हारा रीजन हो सकता है पिंकी मौसी की बेटे की बर्थडे था। तुम्हारा ये रीजन हो सकता है आज होली था। तुम्हारा ये रीजन हो सकता है आज मेरा बर्थडे था। तुम्हारा ये रीजन हो सकता है कि हम फैमिली वालों के साथ बाहर गए थे डिनर पे। तुम्हारा ये रीजन हो सकता है कि मैं बीमार था। तुम्हारा ये रीजन हो सकता है कि मैं मूवी देखने चला गया था। एन नंबर ऑफ रीजन यू कैन क्रिएट। जब भी इस तरह के रीजन तुम्हारे सामने आए, तुम अपने आप से पूछना कि ये मेरे जीवन में ये चीजें ज्यादा जरूरी है कि मेरा डॉक्टर बनना ज्यादा जरूरी है। क्या ज्यादा जरूरी है? ये जो भी एन नंबर ऑफ डिस्ट्रैक्शन है, बेटा संभल जाओ, अभी समय है। जो तुम मैसेज डालते हो ना टेलीग्राम पे, मैं सब देखता हूं, हर जगह मैं देखता रहता हूं कि बच्चे क्या दे रहे हैं, रिस्पांस कैसा है। और आप लोगों का जो कमेंट्स है, रिस्पांस है, मैं सच में हाथ जोड़ के बहुत धन्यवाद कहता हूं आप लोगों को कि आप लोगों ने बहुत ही जोरदार तरीके से मेरा स्वागत किया है। मतलब दिल खुश हो गया एकदम। बढ़िया बढ़िया, समझ आ रहा है और इससे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है हमें भी, हम भी इंसान है बेटा। लेकिन साथ साथ में कई लोगों का मैं मैसेज देखता हूं कि मैंने ये चटकारा ग्रुप बनाया है, आ जाओ सारे सीरियस स्टूडेंट। अबे तू तो खुद ही सीरियस नहीं है, दूसरे को क्या बेवकूफ बना रहा है। कम से कम उस मां बाप के बारे में सोच जिसने तुम पे इतना भरोसा किया है और जिससे एक ही उम्मीद है कि वो सोसाइटी में या फैमिली में, रिलेशन में ये कहना चाहता है मेरा बेटा डॉक्टर है या मेरी बेटी डॉक्टर है। और क्या एक्सपेक्टेशन है आपका उनसे, उनका आपसे, सॉरी। और कुछ थोड़ी ना चाहिए, तुम पैसा कमा के थोड़ी ना दे दोगे उनको यार। दे भी दोगे तो उनकी उम्र ही उस समय इतनी होगी, उनको इससे कोई ज्यादा मतलब नहीं है। उनको बस इतना ही कहना है सोसाइटी में, रिलेशन में कि मेरा बेटा डॉक्टर है। और तू क्या कर रहा है अभी सोच। किसी की उम्मीदों को तोड़ना कितना गलत होता है। तो तुम ये जो ग्रुप बनाने में लगे हो, चैटिंग करने में लगे हो, इंस्टाग्राम में फॉलोअर बढ़ाने में लगे हो, ये सब करना, मैं इसको गलत नहीं बोल रहा हूं। हर एक काम जरूरी होता है लाइफ में करना, लेकिन उसका सही समय आने दो। जब कॉलेज में जाना तब सब कुछ कर लेना। और जब तुम करोगे भी ना और घर वालों को पता लगेगा तो घर वाले ही बोलेंगे अपना ही बेटा है, चलता इतना। और अभी करोगे ना तो ढंग से कूट दिए जाओगे। तो जब भी तुम्हें कोई सा भी डिस्ट्रैक्शन सामने आए, तुम ये सोचो कि मेरे लिए ये ज्यादा जरूरी है कि डॉक्टर बनना ज्यादा जरूरी है। और याद रखना, ये दुनिया, सोसाइटी, घर वाले सिर्फ और सिर्फ उगते हुए सूरज को ही प्रणाम करते हैं। कहने का मतलब है सक्सेस को ही सैल्यूट करते हैं। बाकी तुम कितने अच्छे इंसान हो, तुम क्या हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो प्लीज बैकलॉग कवर करने का सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है, जो की है, वो यही है कि बैकलॉग क्रिएट ही ना होने दे। डन, बैकलॉग क्रिएट ही ना होने दे। दूसरी बात, कई लोग कहते हैं सर ये वाला पोर्शन रिपीट कर दो। ठीक है, मेरा काम है पढ़ाना, मैं जरूर करूंगा। लेकिन रिपीट करने से पहले आपने पर्टिकुलर लेक्चर देखा है, आप लेक्चर को जहां पे भी आपको डाउट होता है एक बार उसको रीप्ले करके देखिए। मैं आपको गारंटी देता हूं कि अगर 10 बच्चों को डाउट आया होगा ना, उसमें से 7-8 बच्चों का दोबारा देखने से डाउट क्लियर हो जाएगा।
फिर भी 1-2% बच्चों का बच जाता है, फिर मेरे से आप वो डाउट पूछिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एक बार जहां पे भी आपको पोर्शन दिक्कत आता है उसको एक बार लिख लीजिए और उसको रीप्ले करके देखिए। जैसे मान लो किसी टॉपिक में तुम्हें प्रॉब्लम आया, बाद में क्वेश्चन सॉल्व करते हुए भी, तो वापस जाओ और फिर उसको एक बार ढंग से देख लो कि मैंने क्या बोला था। क्लियर है? तो इन चीजों का ध्यान रखिएगा। चलिए फिर हम स्लोप ऑफ ग्राफ की तरफ बढ़ते हैं। ये मैंने 4 ग्राफ बनाए और मेनली यही 4 ग्राफ फिजिक्स में पूछे जाते हैं। काइनेमेटिक्स में भर भर के यही 4 ग्राफ होंगे। देखिए मैंने कैसा ग्राफ बनाया एक बार। ये वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, ये देखिए ग्राफ है, ये ग्राफ है, ऐसा ग्राफ है, ऐसा ग्राफ है। कोई रिपीट तो नहीं किया ना मैंने? ग्राफ नहीं किया, रिपीट मैंने ग्राफ नहीं किया। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने रिपीट किया? नहीं किया, रिपीट नहीं किया। अब आपको क्या करना है बेटा कि आपको ग्राफ का स्लोप बताना है ए पॉइंट पे। देखिए फर्स्ट ग्राफ में मैंने ये ए पॉइंट यहां बनाया है, सेकेंड ग्राफ में मैंने ए पॉइंट यहां बनाया है, थर्ड ग्राफ में मैंने ए पॉइंट यहां बनाया सॉरी, पहले ए बनाया फिर बी बनाया, और फोर्थ ग्राफ में मैंने यहां बनाया। फर्स्ट ग्राफ में ए पॉइंट पे स्लोप बताइए। चलिए फटाफट फर्स्ट ग्राफ में ए पॉइंट पे स्लोप बताइए। स्लोप बताने के लिए आप टेंजेंट खींचते हैं बेटा। आपको हो सकता है कि लग रहा हो कि सर यहां पे तो स्लोप पॉजिटिव आएगा, लेकिन थोड़ा सा ध्यान से रुकिए। ए पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करिए। अरे यार रुको, ये टेंजेंट आएगा, देखो। अरे रामलाल, सॉरी, ये टेंजेंट आएगा, देख, ये टेंजेंट आएगा। टेंजेंट ऐसे ड्रॉ करते हैं ना। ए पॉइंट पे मैंने ये टेंजेंट ड्रॉ किया। ये टेंजेंट एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है? ईमानदारी से देख के बताओ। ये 90 है, 90 से ज्यादा है कि 90 से कम है? 90 से ज्यादा है। तो ए पॉइंट पे स्लोप होगा निगेटिव। पहले ग्राफ में ए पॉइंट पे स्लोप होगा निगेटिव। दूसरा ग्राफ है ये, तीसरा ग्राफ है ये, और ये चौथे ग्राफ के लिए बात कर रहा हूं मैं। क्या आपको ये समझ आया? इस ग्राफ में स्लोप एट ए इज निगेटिव। इस ग्राफ में ए पॉइंट पे स्लोप बताइए। इस ग्राफ में तो सर यहां पे ये मेरा ग्राफ का पोर्शन है। ग्राफ का ये वाला हिस्सा आप ध्यान से देखिए तो आपको ये एक्स एक्सिस पे लेटा हुआ दिखाई देगा। एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा। एक्स एक्सिस तो यहां है, एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा। यहां पे जब बहुत ही ध्यान से आप टेंजेंट प्लॉट करेंगे तो आपको टेंजेंट कुछ ऐसा दिखाई देगा। देखिए ऐसा टेंजेंट दिखाई देगा। अगर ग्राफ एक्जेक्टली एक्स एक्सिस के पैरेलल बढ़ता हुआ जा रहा है, उस पॉइंट पे उसका स्लोप क्या होगा? 0 होगा। उस पॉइंट पे इसका स्लोप क्या होगा? 0 होगा। चलिए यहां पे देखिए, तो यहां पे भी बेटा टेंजेंट प्लॉट करेंगे। देखिए ये पोर्शन, ग्राफ का पोर्शन फील करने की कोशिश करिए। देखिए बेटा ऐसे ग्राफ बजा रहा है, ऐसे। तो आपको नहीं लग रहा है ये ग्राफ पहले एक्स एक्सिस के पैरेलल था और धीरे धीरे ऊपर की तरफ उठा है? तो एग्जैक्टली यहां पे स्लोप क्या होगा? एग्जैक्टली इस पॉइंट पे स्लोप क्या होगा बेटा? 0 होगा। स्लोप क्या होगा? 0 होगा। थर्ड ग्राफ में यहां पे देखिए, थर्ड ग्राफ में जब यहां पे टेंजेंट प्लॉट करेंगे बेटा, ये टेंजेंट होगा। ईमानदारी से बताइए एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है? तो एक्स एक्सिस से ये जो एंगल बना रहा है वो 90 से कम है। तो स्लोप कैसा होगा? पॉजिटिव। स्लोप कैसा होगा बेटा? बोलो। पॉजिटिव स्लोप होगा। क्या आपको ये बातें समझ में आई अच्छे से? हाँ। अब बी पॉइंट पे चलते हैं। बी पॉइंट यहां है, तो फर्स्ट ग्राफ के बी पॉइंट पे यहां पे जाके टेंजेंट प्लॉट करोगे तो देखो ये ग्राफ पहले वर्टिकल था थोड़ा सा, देखो ना ये ग्राफ है, ये देखो ना थोड़ा वर्टिकल था, वाई एक्सिस के पैरेलल था, और धीरे धीरे ये ग्राफ लेटता गया और लेटते लेटते पूरा ही एक्स एक्सिस पे लेट गया। तो इस बी पॉइंट पे आप स्लोप देखेंगे तो क्या होगा? 0 होगा। पहले ग्राफ में बी पॉइंट पे स्लोप 0 होगा। यहां पे बी पॉइंट पे ग्राफ देखिए, स्लोप देखिए बेटा, ऐसा ग्राफ प्लॉट करेंगे आप, देखिए ऐसा। तो देखिए ऑलमोस्ट देखिए ये एकदम 90 के पास है, या 90 से थोड़ा इस तरफ ही झुका है, इधर नहीं आया है। तो यहां पे स्लोप कैसा होगा? निगेटिव। इस बी पॉइंट पे स्लोप बताइए बेटा। ऐसे ग्राफ बनाता हूं, थोड़ा मैं ऐसे बनाता हूं, ठीक है ना, ऐसे बनाता हूं, यहां पे स्लोप देखना इजी हो। इस बी पॉइंट पे स्लोप बताइए क्या होगा? तो ऐसा टेंजेंट प्लॉट करेंगे, यहां पे बी पॉइंट पे स्लोप होगा पॉजिटिव। यहां पे बी पॉइंट पे स्लोप बताइए 0। क्लियर है? कहां पे स्लोप 0 है, कहां पे पॉजिटिव निगेटिव है, ये हमने बस पता किया। अब अगर मैं आपसे सिर्फ स्लोप के बारे में पूछूं कि ग्राफ का स्लोप बताइए कैसा है, तो आप ग्राफ का हंसता हुआ और रोते हुए का नेचर देखेंगे। आप इस ग्राफ का नेचर देखिए कि रो रहा है कि हंस रहा है। तो देखिए ये ग्राफ आधा हंसता हुआ है, तो आगे आधा भी हंसता हुआ दिखाई देगा, मतलब इसका स्लोप बढ़ रहा होगा। ये रोता हुआ ग्राफ है, देखिए बेटा ये रोता हुआ ग्राफ है तो इसका स्लोप घटेगा। ये हंसता हुआ ग्राफ है तो इसका स्लोप बढ़ेगा। ये रोता हुआ ग्राफ है तो स्लोप घटेगा। मतलब आपको स्लोप देखना आ गया, कहां पे पॉजिटिव होता है कहां पे निगेटिव? हाँ सर आ गया। क्या आपको हंसता हुआ रोता हुआ नेचर देखना आ गया? हाँ सर आ गया। तो स्लोप इंक्रीज डिक्रीज भी समझ आ गया। अब सर ये स्लोप तो समझ आ गया, मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप क्या होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप का मतलब है कहीं पे निगेटिव है उसको भी हम सिर्फ नंबर से, मतलब उसको भी हम पॉजिटिव मानेंगे। जैसे डिस्टेंस कभी निगेटिव नहीं होता। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस का मतलब होता है टोटल नंबर, पाथ लेंथ।
प्लस माइनस नहीं होता, डिस्टेंस का कोई डायरेक्शन नहीं होता। समझ में आया कि नहीं है? यहां पे +5 स्लोप +5 है और -5 का मतलब -5। लेकिन अगर मैग्नीट्यूड की बात करूं तो +5 का मैग्नीट्यूड 5 और -5 का भी मैग्नीट्यूड 5। मैग्नीट्यूड मतलब सिर्फ नंबर, हमें उसके निगेटिविटी को हटा देना है। समझ में आया? तो चलो यहां पे स्लोप बताओ क्या था सर? कुछ था, और बी पॉइंट पे स्लोप क्या हो गया? 0। तो जो कुछ भी स्लोप था, कुछ था मतलब कुछ रहा होगा ना, 2 4 10 20 -10 -20 -10 कुछ था। अब तेरे पास कुछ है आज और तू कल भिखारी हो गया, तो तेरे पास पैसे बढ़े कि घटे? आज बता, ये पैसे से रिलेट कर, बता। यहां पे स्लोप मतलब पैसा, स्लोप है? हां है, कुछ है, और अभी बता कितना है सर? 0 हो गया, मतलब घटा ना। और मैं प्लस माइनस की बात ही नहीं कर रहा हूं, तो स्लोप क्या हो गया? मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप क्या होगा? घटा। सिंपल सी बात है। यहां देखो, यहां पे पहले स्लोप क्या था सर? यहां पे स्लोप था 0, और बाद में स्लोप क्या हो गया? कुछ हुआ सर, तो बढ़ा। हमेशा यहां से ओरिजिन से आगे की तरफ जाते हुए हम देखते हैं, यहां पे स्लोप बोलो सर 0, बाद में कुछ है। आज तू भिखारी है, कल तेरे पास कुछ है, मतलब तेरे पास पैसे बढ़े। बता तू कहां भिखारी है? यहां भिखारी है कि यहां भिखारी है? भिखारीपन तेरा कहां दिख रहा? बता। इस ग्राफ का भिखारीपन कहां दिख रहा सर? यहां दिख रहा। इस ग्राफ का भिखारीपन यहां दिख रहा, इस ग्राफ का भिखारीपन यहां दिख रहा, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप बढ़ा। इस ग्राफ का भिखारीपन कहां दिख रहा? बता। यहां पे भिखारीपन दिख रहा। देख बी पॉइंट पे, इस ग्राफ को देख, इस ग्राफ को देख और महसूस कर, ये ग्राफ ने लेट गया है एक्स एक्सिस में, तो लेटी हुई रेखा का स्लोप क्या होता है? 0। जितनी रेखा खड़ी होगी उसका उतना बढ़ेगा, और जितना रेखा लेट जाएगी उसका उतना कम होगा। तो ये देख, यहां पर रेखा लेट गई है तो इसका स्लोप 0, मतलब ग्राफ यहां पे भिखारी हो गया। भिखारीपन समझता है? मतलब उसका 0 हो गया, स्लोप 0 हो गया, मतलब यहां पे ग्राफ भिखारी हो गया। पहले कुछ था, बाद में भिखारी हो गया, तो मैग्नीट्यूड कम हुआ। तो इन दोनों ग्राफ में तो कोई दिक्कत नहीं है। इसका स्लोप भी बढ़ रहा, मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप भी बढ़ रहा, इसका स्लोप घट रहा, मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप भी घट रहा। इस ग्राफ में थोड़ा बहुत डाउट होता है, क्यों? क्योंकि निगेटिव आ जाता है, निगेटिविटी की वजह से, और कोई खास बात नहीं है। तो अगर स्लोप देखना है तो हंसता हुआ रोता हुआ ग्राफ, और अगर आपको पॉजिटिव निगेटिव स्लोप देखना है तो बहुत ईमानदारी से चले जाइए और वहां पे देखिए 0 कहां हो रहा है। तो पहले कुछ था, बाद में भिखारी हो गया, मतलब मैग्नीट्यूड कम हुआ। पहले भिखारी था, बाद में कुछ आया, मतलब मैग्नीट्यूड बढ़ा। जब मैं तुमसे बोलूंगा ना मैग्नीट्यूड, मतलब उसके निगेटिविटी को इग्नोर करना है। चलो ठीक है, अब देखना बेटा, यहां पे मुझे ग्राफ प्लॉट करना है y बराबर x²। सर ये तो हमको पता है, ये y है और ये x है, तो ग्राफ होगा पैराबोला, क्योंकि y इज प्रोपोर्शनल टू x²। y इज प्रोपोर्शनल टू x²। सॉरी यहां पे तो x ही रखूंगा ना। तो जब मैं x को 1 रखूंगा तो y क्या होगा? 1। x को 0 रखूंगा तो y क्या होगा? 0। x को 2 तो y 4। x को अगर मैं 3 रखता हूं यहां पे तो y 9। x को 3 रखता हूं तो y 9 होगा, x को 4 रखता हूं तो y 16 होगा, मतलब x को थोड़ा बढ़ाया y ज्यादा बढ़ गया। क्यों? क्योंकि y इज प्रोपोर्शनल टू x²। देखो बेटा, फील कर इस बात को, y इज इक्वल टू x² को फील कर। अगर मैं 2 इक्वेशन लिखता हूं, इसमें x बढ़ाने से y क्या होगा? सर बढ़ेगा। इसमें x बढ़ाने से सर y बढ़ेगा, और जल्दी बढ़ेगा। क्यों? x को 1 y1, x2 y2, x3 y3, x1 y1, x2 y4, x3 y9। अरे स्क्वायर है रे दादा, स्क्वायर है रे दादा, स्क्वायर है रे दादा। y बराबर x² है, मतलब x को बढ़ाने से y जल्दी बढ़ेगा। आई दादा, ये तो बात समझ में आ गया। ठीक है, अगर मैं इसी पैराबोलिक इक्वेशन से मैं तुम्हें ग्राफ बनाने को बोलूं y वर्सेस x² का, अब ग्राफ कैसा बनेगा? तो मैं पहले ग्राफ में y का वेरिएशन x के साथ देख रहा था। यस सर, एकदम सही बाहो, एकदम सही बा। y का वेरिएशन में किसके साथ देख रहा था? x के साथ। तो y इज प्रोपोर्शनल टू x² था। लेकिन मैं अब y का वेरिएशन, मतलब y का वैल्यू किसके रिस्पेक्ट में देख रहा हूं? x² के रिस्पेक्ट में देख रहा हूं। मुझे ग्राफ y वर्सेस x का नहीं बनाना है, मुझे ग्राफ y वर्सेस x² का बनाना है। तो यहां पे वैल्यू में x² का रखूंगा, x का नहीं रखूंगा। यहां x की वैल्यू रख रहा हूं मैं, ये x एक्सिस है, मैं कहूंगा x1 तो आप करेंगे x की वैल्यू यहां पे 1 है, यहां पे x की वैल्यू 1 है, यहां पे x की वैल्यू 2 है। फील आया? x की वैल्यू रखूंगा तो x को 2 रखने पे y 4 आएगा, इसलिए ये जल्दी बढ़ गया। लेकिन अब मैं x² का ग्राफ बनाना चाहता हूं y के रिस्पेक्ट में, मतलब यहां पे वैल्यू किसकी रखोगे सर? x² का। अगर x² 1 है तो y क्या होगा? सर वहां रिलेशन लिखा है y इज इक्वल टू x²। आप x² को यहां पे रख देते हो
ऑब्वियस सी बात है कि इसमें और इसमें फर्क है कि नहीं है सर फर्क है। इसमें y का वेरिएशन x के साथ देख रहे हैं इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग, इसमें y का वेरिएशन एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं इसी इक्वेशन के कॉरस्पॉन्डिंग। एक्स स्क्वायर 1 तो y क्या होगा 1, एक्स स्क्वायर की वैल्यू 2, ये पूरा का पूरा एक्स स्क्वायर को यहां पे रख दिया मैंने। तो सर हमें पता कैसे चलेगा ग्राफ बनेगा कैसा? देखो ग्राफ कैसा बनेगा, यहां पे एज इट इज रखो y, और एक्स एक्सिस पे आपने जिसको रखा है ना उसका पावर देखोगे। यहां पे एक्स एक्सिस पे आपने किसको रखा है एक्स को, तो एक्स का पावर क्या है 2। यहां पे एक्स एक्सिस पे किसको रखा है एक्स स्क्वायर को, तो यहां पे होल एक्स स्क्वायर का पावर क्या होगा 1। तो ग्राफ कैसा बनेगा स्ट्रेट लाइन, ग्राफ कैसा बनेगा स्ट्रेट लाइन। जैसे यहां पे काइनेटिक एनर्जी वर्सेस वी का ग्राफ बनाना है, मान लीजिए ये रहा काइनेटिक एनर्जी और ये रहा वी। मैं मास को कांस्टेंट मानता हूं, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इज कांस्टेंट। बेटा ये चीजें पढ़ाई नहीं जाती कहीं, लेकिन इस पे केमिस्ट्री में भर भर के ग्राफ बनता है और फिजिक्स में भी कई बार ये पूछ लिया जाता है ऐसा, तो हमें पढ़ना पड़ेगा है ना। कोई क्रैश कोर्स नहीं चल रहा है यहां पे, डिटेल में अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। तो काइनेटिक एनर्जी अगर वी का मैं ग्राफ बनाऊं, सुनिएगा ध्यान से प्लीज, काइनेटिक एनर्जी और वी का अगर मैं ग्राफ बनाऊं तो सर रिलेशन तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर होता है। हां मास को मैंने कांस्टेंट मान लिया, हाफ पहले से ही कांस्टेंट होता है। तो अगर मैं यहां पर इक्वेशन लिखूं तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू सिंपल वी स्क्वायर होगा। वाई एक्सिस पे मैंने किसको रखा है सर काइनेटिक एनर्जी को, तो के के जगह पे मैं वाई रख दूं, हां सर रख दूं। और एक्स एक्सिस पे मैंने किसको रखा है वी को, तो वी के जगह पे मैं एक्स रख दूं, हां सर रख दो। तो यहां पे स्क्वायर भी है, तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। एक्स का पावर ज्यादा है, मतलब एक्स एक्सिस पे जो फिजिकल क्वांटिटी मैंने रखी है v, उसका v स्क्वायर है, तो ग्राफ ऐसा बनेगा। एकदम सही बाहु। अगर मैं अब ग्राफ बनाऊं काइनेटिक एनर्जी वर्सेस वी स्क्वायर और फॉर्मूला यही है, मैं ऐसे थोड़ी नहीं लिख सकता हूं काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी, मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या? नहीं, फॉर्मूला तो फिजिक्स वाला ही मास्टर तुम्हें बताएगा या फिजिक्स में क्वेश्चन में दिया होगा, फॉर्मूला दिया होगा हमेशा, फॉर्मूला खुद नहीं बनाना, ये फॉर्मूला है। हां सर फॉर्मूला है। हमें ग्राफ किसका प्लॉट करना है काइनेटिक एनर्जी का, तो काइनेटिक एनर्जी को मैंने वाई एक्सिस पे रखा है, तो इसको तुम वाई बोल लो, कोई दिक्कत नहीं है। कांस्टेंट को करो इग्नोर, सर कर दिया, कांस्टेंट को एकदम अपनी तरह इग्नोर कर दिया। अब बचा यहां पे वी स्क्वायर। एक्स एक्सिस पे मैंने किसको रखा है वी स्क्वायर को रखा है। यहां पे एक्स एक्सिस को पे किसको रखा था एक्स एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे किसको रखा था वी को, तो हम वी के जगह पे एक्स रख देंगे। यहां पे एक्स एक्सिस पे किसको रखा है सर वी स्क्वायर को, तो वी स्क्वायर को मैं यहां पे एक्स मानूंगा, ये पूरा का पूरा कांस्टेंट को इग्नोर करा, वी स्क्वायर को एक्स मानूंगा, तो वाई इज प्रोपोर्शनल टू एक्स, ग्राफ सीधा बनेगा। ये यहां पे काइनेटिक एनर्जी का वेरिएशन वी स्क्वायर के साथ देख रहा हूं, यहां पे काइनेटिक एनर्जी का वेरिएशन वी के साथ देख रहा हूं, दोनों में फर्क आएगा बेटा। और समझाता हूं, मान लीजिए यहां पे ये केपलर्स इक्वेशन, इस केपलर्स इक्वेशन के अकॉर्डिंग टी और आर का ग्राफ बनाना है, तो हमें वाई एक्सिस पे टी रखा है और एक्स एक्सिस पे मैंने आर रखा है, तो मैं इक्वेशन देखूंगा टी इज प्रोपोर्शनल टू आर का पावर 3/2, तो अभी भी आर का पावर ज्यादा है, तो जिस एक्स एक्सिस पे जो मैंने रखा है उसका पावर ज्यादा है, तो ग्राफ ऊपर की तरफ उठ जाएगा थोड़ा। ठीक है सर, दैट्स सो नाइस। अब मैं अगर तुमसे ग्राफ पूछूं टी स्क्वायर वर्सेस आर क्यूब के बीच क्या होगा, पूछ लेते हैं बेटा, कोई बड़ी बात नहीं। टी स्क्वायर वर्सेस आर क्यू के बीच ग्राफ कैसा होगा, तो बेटा ध्यान से देखिएगा, टी स्क्वायर वर्सेस आर क्यू के बीच ग्राफ कैसा बनेगा। इक्वेशन क्या है, इक्वेशन तो यही है, टी स्क्वायर इज इक्वल टू के आर क्यू। अब बताओ वाई एक्सिस पे मैंने क्या रखा है सर, वाई एक्सिस पे आपने टी स्क्वायर रखा है, तो मैं टी स्क्वायर को क्या बोलूंगा वाई, के कांस्टेंट है, आर क्यू को मैं क्या बोलूंगा एक्स, तो वाई इज प्रोपोर्शनल टू एक्स, ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनेगा। तो टी स्क्वायर वर्सेस आर क्यू का ग्राफ देखूंगा तो स्ट्रेट लाइन बनेगा, और टी वर्सेस आर का ग्राफ देखूंगा तो ऊपर की तरफ उठेगा। बताओ एकदम जोरदार तरीके से समझ में आया कि नहीं? 99% बच्चों को नहीं आता समझ, लेकिन मैं आपको सिर्फ कंफर्ट जोन में नहीं रखना चाहता, मैं आपको निकालूंगा कंफर्ट जोन से बाहर निकालूंगा, और आपको ऐसा बना दूंगा ना कि आसपास में अगर कोई नीट की तैयारी कर रहा हो और कहीं से भी पढ़ रहा हो उसको तुम पढ़ाओ जाके, ऐसे नहीं। ढूंढो, शर्मा जी का लड़का हो या मंजू बुआ का बेटा हो, उसको ढूंढो, अपने दोस्त को ढूंढो, मोहल्ले में घूमो, है ना, और मोहल्ले में अगर कोई सामने वाली पार्टी से पढ़ रहा है उसको पकड़ो और बोलो आओ पढ़ाता हूं मैं आज से तुम्हें। ऐसे नहीं, कंटेंट अपन एकदम जोरदार रखेंगे। बताओ ये फील आए कि नहीं है? मैं साफ साफ कह रहा हूं, तुम्हें एक
जबरदस्त एमआर स्टार बता रहा हूं। यहां पे इक्वेशन डेरिवेशन से भी कई लोग समझाते हैं, मैं तुम्हें एमआर स्टार बता रहा हूं डायरेक्ट। तुम्हें क्या करना है सुनो, मैं कह रहा हूं इक्वेशन पकड़ो पहले, ये रहा इक्वेशन। अब तुम्हें वाई एक्सिस पे किसको रखा है उसको वाई मान लो, वाई एक्सिस पे यहां पे टी स्क्वायर को रखा है तो टी स्क्वायर को वाई मान लो। यहां पे एक्स एक्सिस पे किसको रखा है, आर क्यूब को, एक्स एक्सिस पे मैंने आर क्यूब को रखा है तो इसको एक्स मान लो। अब बताओ ग्राफ कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन। यहां पे मैंने वाई एक्सिस पे किसको रखा है, टी को, तो इसको बोलो तुम वाई। और एक्स एक्सिस पे किसको रखा है, सर एक्स एक्सिस पे मैंने आर को रखा है तो आर को मैं एक्स बोलूंगा, इसको एक्स बोलूंगा, तो एक्स का पावर 3/2। अब बताओ ग्राफ ऊपर की तरफ चला जाएगा क्योंकि एक्स का पावर ज्यादा है। कैसे नहीं आएगा यार फिर, देखो t इज इक्वल टू 2/√(l/g)। अगर कोई मेरे से कहता है t और l का ग्राफ बनाओ, तो हमने कल ही बनाया था, कैसे बनेगा ग्राफ, तो t इज प्रोपोर्शनल टू √(l)। इक्वेशन यही है। अब मैं आपसे एकदम सिंपल तरीके से कहता हूं, मैंने y एक्सिस पे किसको रखा है, सर t को, तो t को आप y बोल सकते हैं, y इज प्रोपोर्शनल टू। और मैंने x एक्सिस पे किसको रखा है, सर आपने x एक्सिस पे l को रखा है तो मैं l को x बोल सकता हूं, तो मैं इसको x बोलूंगा तो ये आएगा √x। तो y इज प्रोपोर्शनल टू √x, मतलब x का पावर हाफ, ग्राफ x एक्सिस की तरफ बेंड होगा, ठीक है। और अब मैं अगर ग्राफ आपसे पूछूं t वर्सेस √(l) का, बेटा तुम्हें समझ आना चाहिए एकदम जोरदार तरीके से, बताओ ग्राफ कैसा बनेगा। सर अब तो कुछ कुछ समझ आ रहा है, ये रहा आपका इक्वेशन, t इज इक्वल टू √l, बाकी को इग्नोर करेंगे। मैंने y एक्सिस पे किसको रखा है, सर t को रखा है तो t का मतलब y। मैंने x एक्सिस पे किसको रखा है, √l को रखा है। यहां पे मैंने l को रखा था, यहां पे √l को मैंने x एक्सिस पे रखा है तो √l को मैं x बोलूंगा, वो इज प्रोपोर्शनल टू x, सीधा बनेगा। ले कैसे नहीं समझ आएगा, बताओ एकदम तह तक घुस के निकाला है कि नहीं निकाला एकदम। अरे दादा 2 बार लिख दिया क्या मैंने इसको, चलो कोई दिक्कत नहीं, चलो कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट इज एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ कैसा होता है, तो देखिएगा बेटा ध्यान से, y इज नथिंग बट e का पावर x। e का पावर x मीन्स व्हाट, जैसे आप लिखते हो ना y इज इक्वल टू 2 का पावर x, 2 का पावर x लिख सकते हो ना, y इज इक्वल टू 2 का पावर x, हाँ सर लिख सकते हैं। तो चलो 2 का पावर x का ग्राफ बनाते हैं, छोड़ इधर गोली मारो इसको, y इज इक्वल टू 2 का पावर x का ग्राफ बनाते हैं। सर अभी अभी हमने ग्राफ बनाया था y इज इक्वल टू x का स्क्वायर, इसको कहते हैं पैराबोला। हाँ यहां पे x है वेरिएबल और ऊपर 2 है आपका कोई फिक्स पावर, तो x को हम अलग अलग वैल्यू पुट कर सकते हैं, 1 2 3 4 5। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर पैराबोला का इक्वेशन है, राइट। चलो ये क्या है, y इज इक्वल टू 2 का पावर x, तो भाई साहब 2 का पावर x तो अलग चीज हो गई। हाँ सर बिल्कुल अलग चीज हो गई, 2 का पावर x तो अलग चीज हो गई x का पावर 2 था, लिख देता हूं नहीं तो तुम कंफ्यूज हो गए। y इज इक्वल टू क्या था, एक्स स्क्वायर, और ये क्या है 2 का पावर x। सर इसका ग्राफ काम का है क्या, हाँ पहले बना देता हूं फिर यूज बताऊंगा, बहुत काम का है। चलो सर देख लेते हैं। तो कोई भी रैंडम इक्वेशन अगर तुम्हारे सामने है और उसका ग्राफ आप गेस नहीं कर पा रहे हो तो आप क्या करोगे, x की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू पुट करके y का वैल्यू निकालोगे। तो x को अगर मैं 0 रखता हूं तो y क्या होगा, 1 होगा। सर ये कैसे, ये ऐसे 2 का पावर 0 क्या होता है, तो मैंने बताया था किसी भी नंबर का पावर 0 1 होता है। हाँ अच्छा x को मैं 1 रखता हूं तो ये क्या आएगा 2, x को मैं 2 रखता हूं तो क्या आएगा 4, x को मैं 3 रखता हूं तो 8, x को मैं 4 रखता हूं तो 2 का पावर 4 क्या होगा 16। हाँ सर अगर मैं x को 5 रखता हूं तो क्या होगा 32। अब जैसे जैसे मैं x की वैल्यू बढ़ाता जाऊंगा इसका जो वेरिएशन होगा इससे भी ज्यादा तेज गति से होगा। सर कैसे, यहां पे x को 5 रखो तो 5 का स्क्वायर क्या होगा 25, यहां पे x को 5 रखो तो 2 का पावर 5 क्या होगा, 2 का पावर 5 होगा 32। अगर मैं बोलूं y इज इक्वल टू 2 का पावर x है एंड y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, अब उसमें भी x बढ़ा रहा इसमें भी x बढ़ा रहा, तो y जल्दी किसमें बढ़ेगा इसमें, पहले इसका ग्रोथ ज्यादा होगा लेकिन यह बहुत द्रुत गति से भागेगा। इसलिए कहते हैं जीवन में कभी तुमने सुना होगा कि अरे यार देखो ना उसमें तो एक्सपोनेंशियल चेंज आ गया, मतलब कहने का होता है बड़ा जल्दी चेंज हो गया, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो गया।
तो यही हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। यहां पे 2 का पावर x है और y इज इक्वल टू ई के पावर x का कहने का मतलब है e का मान होता है 2.71 का पावर x। इस दोनों में क्या फर्क है? नेचर सेम है, नेचर सेम ही है ना बेटा। देखो y इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर अलग चीज हो गया, लेकिन 2 का पावर x हो या 2.71 का पावर x हो, बेस ही तो अलग है ना। यहां पे 2.71 का पावर 1 2 3 4 रखूंगा, यहां पे 2 का पावर x में 1 2 3 4 रखूंगा, वैल्यू थोड़ा थोड़ा अलग आएगा लेकिन वेरिएशन दोनों का सेम होगा। मैंने ये इसलिए लिखा है कि मुझे यहां से फील करना आसान होगा। अब अगर मैं 0.5 रख दूं तो मतलब 0 से कम रख दूं तो 1 से कम रखूं तो 0.5 रखूं तो सर 0.5 रखोगे तो ये आएगा आपका 0.5, 0.5 का मतलब 1/2, तो ये होगा √2। क्या हो गया? √2। हाँ सर 0.5 रखने पे आ रहा है √2, √2 मतलब 1 पॉइंट समथिंग, ठीक। अच्छा अगर मैं बेटा माइनस रख देता हूं, -1 x की वैल्यू -1, तो यहां से देखो y इज इक्वल टू 2 का पावर -1 मतलब 1/2, 1/2 मतलब 0.5 आएगा। तुम कोई भी x का वैल्यू बता सकते हो जिसके लिए y निगेटिव हो जाए। थोड़ा बहुत खेल लो ना मैथमेटिक्स, आज तक नहीं खेला मैं जानता हूं, बायोलॉजी वाले हो, लेकिन थोड़ा सा खेलो ना। x का कोई ऐसा वैल्यू बताओ जिसको मैं यहां पे पुट करूं और y निगेटिव आ जाए। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। रख लो, तुम कोई भी वैल्यू रखना है रख लो, कोई भी वैल्यू रखना है रख लो, कोई भी वैल्यू रखना है रख लो। यहां पे निगेटिव में पावर बढ़ाते जाओगे तो ये 1 डिवाइडेड बाई हो जाएगा 2 का पावर दिस। x को -∞ रखोगे ना तो जब ये जाके हो जाएगा 0, क्योंकि 2 का पावर -∞ होता है 0। क्यों? 2 का पावर -∞ इज इक्वल टू 1/2 का पावर इंफिनिटी। 2 का पावर इंफिनिटी इज इंफिनिटी, 1/∞ इज 0। चलो सर ठीक है, अब ग्राफ भी बता दो। आओ ग्राफ बताते हैं। यह आपका y और ये आपका x। x को जब आपने 0 रखा था तो y क्या आया था बोलो? x को 0 रखा तो y 1 आया था, यहां पे कट करेगा ग्राफ। x को 0 हम मानते हैं y एक्सिस पे, यहां पे आएगा। x को जब 1 रखोगे तो y 2 होगा, x को जब हमने 1 रखा तो y 2 हुआ, x को 2 रखा y 4 हुआ, x को 3 रखा y 8 हुआ, x को 4 रखा। जैसे जैसे थोड़ा थोड़ा करके बढ़ा रहा हूं, ये देखो ये बहुत जल्दी बढ़ रहा है, ऐसा बढ़ता जाएगा। और x को अगर निगेटिव में आपने -1 रखा तो देखो ये 0.5 आया है, मतलब y की वैल्यू पॉजिटिव ही रही है। 1 का आधा 0.5, -1 पे 0.5, -2 पे और कम होगा और कम होगा। अभी सारे पॉइंट्स को स्मूथ कर्व से मिला देता हूं, ये ऐसा ग्राफ बनेगा। इसको हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, एक्सपोनेंशियल का ग्राफ इसको कहते हैं। सर अगर यहां पे बनाना हो तो कैसा बनेगा? तो बार बार टेबल बनाने की जरूरत थोड़ी नहीं है, हम मैथमेटिक्स नहीं पढ़ रहे हैं, हम वेरिएट नेचर समझ लिया। हाँ वैल्यू ऊपर नीचे हो जाएगा बस। ये x है और ये y है। इसमें ध्यान से देखिएगा, अगर मैं x की वैल्यू को 1 रखता हूं तो 2.71 होगा, तो यहां पे ग्राफ कट करेगा 2.71। ओहो, x की वैल्यू 0 रखूंगा तो ये 1 ही आएगा। x की वैल्यू 0 रखूंगा तो 2 का पावर 0 हो या 2.71 का पावर 0 हो, किसी भी नंबर का पावर 0 1 होता है, तो ये तो 1 होगा। उसके बाद x को 1 रखोगे, x को 1 रखोगे तो 2.71 आएगा, 2.71 यहां पे x को 1 रखने पे ऐसा ग्राफ बनेगा। देखो ध्यान से, देखो 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 एकदम ध्यान से, ऐसा ग्राफ बनेगा, ऐसा ग्राफ बनेगा। नेचर वैसा ही रहेगा, ये x इज इक्वल टू 1 पे कट करेगा बस, और ये x को 1 रखोगे, सॉरी y इज इक्वल टू 1 पे कट करेगा, x को 1 रखोगे तो y 2.71 मिलेगा, ऐसा बनता है ग्राफ। ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का। एक्सपोनेंशियल डीके का कैसा होगा? तो वैल्यू सिर्फ उल्टी हो जाएगी, वैल्यू सिर्फ उल्टी हो जाएगी। अगर मैं y इज इक्वल टू ई का पावर -x का ग्राफ बनाने की कोशिश करूं, क्या यहां पे x का कोई ऐसा पॉसिबल वैल्यू है जिसके लिए y निगेटिव हो जाए ना? सर ये गजब खेल खेल रहे हो। यहां पे आपने लिखा है y इज इक्वल टू ई का पावर -x, यहां पे भी x के सारे वैल्यू पे y पॉजिटिव आएगा। हां बेटा, क्योंकि यहां पे तुम रख के देख लो ना, x को 1 रखो, x को 1 रखोगे तो e का पावर -1 मतलब 1/e आएगा। x को निगेटिव रखोगे, x को मान लो निगेटिव में रखते हो, -1 रखते हो, x को अगर आप -1 रखते हो तो -1 -1 +1 आ जाएगा, मतलब e आ जाएगा। तो सिर्फ फर्क क्या पड़ेगा इस दोनों ग्राफ में? तो जिसमें यह ग्राफ x इज इक्वल टू -1 के लिए जैसा यहां बना था, y इज इक्वल टू e के पावर -x के लिए इधर बनेगा।
फर्क क्या पड़ रहा है दोनों में, थोड़ा सा सोचो, दिमाग पे जोर डालो तो दिख जाएगा। मैं फिर से बोल रहा हूं, y इज इक्वल टू ई के पावर x में x को पॉजिटिव रखने पे जैसा y की वैल्यू इसमें आएगा वैसा ही यहां पे x को निगेटिव रखने में आएगा। यहां पे x को 1 रखो तो e का पावर 1, यहां पे x को -1 रखो तो e का पावर 1, यहां पे x को 2 रखो 2, यहां पे x को -2 रखो तो सेम वैल्यू आएगा। तो इसके x के प्लस पे जैसा ग्राफ बना है इसके x के -x पे वैसा ही ग्राफ बनेगा। मतलब सर ऐसा कि ग्राफ ऐसा बनेगा, ये इधर चला जाएगा और इधर वाला नेचर इधर आ जाएगा। मतलब ये जो ग्राफ है y इज इक्वल टू ई के पावर -x का है, y इज इक्वल टू ये ग्राफ e का पावर x का है। एकदम कमल का फूल दिख रहा तुम्हें। देखो मैं बताता हूं चिंता नहीं करना, ये ग्राफ बनेगा। ये आपका y हो गया, ये आपका x हो गया। देखो ये ग्राफ है आपका एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का, x बढ़ाने से y बढ़ता जा रहा है, और ये ग्राफ हो गया आपका एक्सपोनेंशियल डीके का, y इज इक्वल टू ई का पावर -x। आप कह सकते हैं सर ऐसा ग्राफ तो हमने नहीं पढ़ा था, हमने तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का एक्सपोनेंशियल डीके का ग्राफ न्यूक्लियर फिजिक्स में रेडियो एक्टिव डीके में पढ़ा था, और मैंने डीके का ग्राफ पढ़ा था कैपेसिटर के डिस्चार्जिंग में या इंडक्टर के डिस्चार्जिंग में। वहां पे यहां पे चार्ज रखा था, करंट रखा था, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल रखा था विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ऐसा ग्राफ बनाया था सेम ही है ना। यहां से देखो इस पॉइंट से ऐसा जो जा रहा है इसको हम टाइम को निगेटिव में नहीं ले सकते, इसीलिए ये वाला पोर्शन मैंने नहीं दिखाया, ये वाला पोर्शन मैंने यहां पे नहीं दिखाया, इसके आगे वाला दिखाया। देखो ऐसा सर, लेकिन रेक्टेंगुलर हाइपरबोला भी तो आपने ऐसा ही बनाया था। नहीं, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला मैंने ऐसा बनाया था, ये आपका y है, ये आपका x है, ये बनाया था। ये y इज इक्वल टू 1/x। बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस है। दुनिया को लगता है कि दोनों ग्राफ सेम है, ऐसा नहीं है। देखो ये y एक्सिस को यहां पे कट कर रहा है और फिर धीरे धीरे एक्सपोनेंशियल डीके हुआ है। ये ना तो y एक्सिस को कट कर रहा, ना तो x एक्सिस को कट कर रहा। लेवल है बाबा, लेवल है, समझना पड़ेगा। ये y इज इक्वल टू ई का पावर -x है, ये y इज इक्वल टू 1/x का ग्राफ है। ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, y इज इक्वल टू 1/x का, y इज इक्वल टू 1x स्क्वायर का, y इज इक्वल टू 1/x क्यूब का। नीचे डिनोमिनेटर में x चला जाएगा तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ग्राफ बनेगा, ना तो x एक्सिस को कट करेगा ना तो y एक्सिस को कट करेगा। लेकिन एक्सपोनेंशियल डीके हुआ तो इसको कट करेगा, इसको कट करेगा। फील आया कि नहीं है एकदम? यस सर, ठीक है। आगे देखो, साइन थीटा एंड कॉस थीटा का ग्राफ विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। तो वैल्यू तो मैंने आपको बताई है, साइन 0 डिग्री पे क्या होता है, वैल्यू 0 होता है सर। साइन 30 डिग्री वैल्यू क्या होता है, साइन 30 डिग्री पे सर ये हाफ हो जाता है 1/2। साइन 90 डिग्री पे 60 पे जाओ, √3/2 थोड़ा सा बढ़ेगा और क्या, 60 पे इतना बढ़ेगा। 90 पे क्या हो जाता है, तो साइन 90 डिग्री हो जाता है 1। 30 डिग्री पे हाफ होता है, 90 डिग्री हो जाता है 1। और 90 से जैसे ही मैं आगे जाता हूं 120 पे, 120 पे और 60 पे वैल्यू सेम आता है। याद करो, मैंने बताया था 90 से जितना पीछे 60, 90 से उतना आगे 120। 90 - 30 60, 90 + 30 120। वैल्यू रिपीट होता है, वैल्यू रिपीट होता है तो यहां आ जाएगा। और सर अगर हम जाएं साइन 45 1/√2 और साइन 135 भी 1/√2 तो वैल्यू रिपीट करके यहां आएगा। साइन 150 डिग्री और एंगल बढ़ाओगे तो वैल्यू हाफ आ जाएगा। साइन 180 डिग्री पे 0 आ जाएगा, 180 डिग्री पे 0 आ जाएगा। यहां पे 180 डिग्री बोलूं या पाई रेडियन बोलूं एक ही बात है। अगर मैं अब सेकेंड क्वाड्रेंट में जाता हूं, सॉरी सेकेंड क्वाड्रेंट में तो यही से चला गया, 0 से 90 फर्स्ट क्वाड्रेंट, 90 से 180 सेकेंड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में जाता हूं तो जैसे थर्ड क्वाड्रेंट में एंगल बढ़ाता जाऊंगा, साइन थीटा निगेटिव होता है थर्ड क्वाड्रेंट में, ये इस तरीके से बनता जाएगा। एग्जैक्टली 270 डिग्री पे, 270 डिग्री पे साइन थीटा का जो वैल्यू होता है वो होता है -1। और फिर मैग्नीट्यूड कम होते होते 360 डिग्री पे साइन थीटा होता है 0। अब ये जो वैल्यू का मैंने रफ डायग्राम बनाया था इसको स्मूथ कर्व से मिला दूं, ये होता है आपका साइन थीटा वर्सेस थीटा का ग्राफ। साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू होता है बेटा +1 और साइन थीटा का मिनिमम वैल्यू होता है -1 270 डिग्री पे। सर कॉस थीटा का ग्राफ बनाओ तो कॉस थीटा 0 डिग्री पे होता है 1 और फिर 90 डिग्री पे हो जाता है 0। फिर फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस थीटा पॉजिटिव, सेकेंड और थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस थीटा निगेटिव होता है। तो इत्तिफाक नहीं, देखो कितना बड़ा कारण है कि 180 डिग्री पे आप याद करें तो कॉस 0 डिग्री होता है बेटा
+1, तो यहां पे 0 डिग्री, देखो थीटा रखा ना, थीटा को 0 रखा तो +1, और 90 पे 0, और cos 180 डिग्री पे, cos 180 डिग्री का वैल्यू होता है -1। तो ये देखो ग्राफ ऐसा बनेगा, अन 10 10 10 10 10, और फिर 270 डिग्री पे 0, फिर 360 डिग्री पे +1। तो ये वेरिएशन होता है cos थीटा का विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। ये ग्राफ बना। तो इस ग्राफ का नाम क्या है? सिनुसॉइडल ग्राफ। ग्राफ का नाम क्या है? सिनुसॉइडल ग्राफ। ये बताओ फील आया कि नहीं है? बहुत इजी है बेटा, बहुत इजी है। यहां पे cos 270 डिग्री भी क्या होता है? 0। तो इससे आपको दो फायदा है कि आपको यह भी समझ में आया कि साइन थीटा कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव और निगेटिव होता है। देखिए साइन थीटा फर्स्ट और सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है। और आप जानते हैं cos थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सारे पॉजिटिव होते हैं और फोर्थ क्वाड्रेंट में भी पॉजिटिव होता है, बाकी सेकेंड क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में cos थीटा निगेटिव होता है। देखिए साफ साफ, तो tan थीटा की जरूरत नहीं है, साइन और cos में ही सारा फंक्शन निपट जाता है। अब मैं आपको सर्कल का भी ग्राफ बना के दिखाता हूं। मतलब सर्कल तो बनता ही है, इक्वेशन क्या होता है सर्कल का। तो सर्कल के इक्वेशन का आज मैं ऐसा जोरदार फील दिलाऊंगा ना, तुम्हें लगेगा क्या बात कर रहे हो सर, ऐसा होता है क्या सर्कल? हाँ। एकदम मजा आ जाएगा देखना। ये मान लो वाई एक्सिस है, ये मान लो एक्स एक्सिस है, ठीक है? चलो ठीक है सर, देखना यहां पे सर्कल का ऐसा फील दिलाऊंगा ना, मतलब तीसरी आंख खुलेगी और चरम सुख का अनुभूति होगा एकदम। मैं एकदम गारंटी के साथ कह रहा हूं, उसमें मजा आ जाएगा तुम्हें। ठीक है सर, देखते हैं। मान लो कि एक मैं लाइन खींचता हूं, ये तो ठीक है, खींच लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये लाइन का एक पॉइंट देखो ओरिजिन पे है, इसको मैं बोल देता हूं 0,0। ठीक है सर, 0,0। और यहां पे मैं कोऑर्डिनेट लिख देता हूं x, y। ठीक है सर, x, y। अब मैं क्या करता हूं कि इस पॉइंट को फिक्स रखते हुए, किस पॉइंट को? इस पॉइंट को फिक्स्ड रखते हुए इसको मैं यहां ले आता हूं, इस लेंथ को फिक्स रखते हुए। तो सर ये लेंथ की लंबाई इतनी रहेगी और ये पॉइंट यहां आएगा। हाँ, फिर मैं इसके लेंथ को फिक्स रखते हुए इसको यहां घुमा के ले आता हूं, ले आओ, फिर यहां घुमा के ले आता हूं, ले आओ। इसको घुमाते घुमाते ऐसे एक रोटेशन कंप्लीट करा लेता हूं। तो एक रोटेशन कंप्लीट करने पे क्या बन जाएगा सर? ये सर्कल बन गया। हाँ, इस सर्कल के हर पॉइंट के सर्कमफ्रेंस के सर्कल पे, सर्कमफ्रेंस पे हर पॉइंट पे एक कॉमन बात है। क्या सर? उसकी इस फिक्स्ड पॉइंट से, जिसको हम कह देंगे सेंटर, वहां से डिस्टेंस सेम है। हाँ, वहां पे डिस्टेंस सेम है। और सर डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? मान लो ये तुम्हारा पॉइंट, जनरल पॉइंट हो गया O और ये हो गया P। O से P का डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है? तो पाइथागोरस थ्योरम से आप निकाल सकते हैं। मैंने आपको फील कराया था बढ़िया से। ये मान लीजिए हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कोऑर्डिनेट का हो गया ये x और ये हो गया y। तो आप जानते हैं ये पाइथागोरस थ्योरम के कॉरस्पॉन्डिंग, ये बेस, ये हाइट। तो ये मैंने आपको बहुत अच्छे से फील दिला दिया है कि अगर मैं O और P के बीच में डिस्टेंस निकालूं, O और P के बीच में डिस्टेंस निकालूं, तो डिस्टेंस हो जाएगा √x² + r²। और इसी लेंथ को, जो कि ओरिजिन से इस पॉइंट का है, ओरिजिन से इस पॉइंट का भी है, ओरिजिन से इस पॉइंट का भी, ओरिजिन से इस पॉइंट का भी है, इस पॉइंट का भी, इस पॉइंट का भी, इस पॉइंट का भी, इस पॉइंट का भी, इसको मैं रेडियस कहता हूं। तो इसी डिस्टेंस को हम कह देते हैं रेडियस। तो r = √x² + y²। इस रूट को मैं इधर ले जाऊंगा तो x² + y² बराबर r²। यही तो इक्वेशन ऑफ सर्कल। इक्वेशन ऑफ सर्कल। अरे सर ये तो डिस्टेंस फॉर्मूला था। तो डिस्टेंस फॉर्मूला को इक्वेशन ऑफ सर्कल कहते हैं। सर क्यों कहते हैं? क्योंकि मान लो इस पर्टिकुलर लेंथ को, जिसको मैंने रेडियस बोला है, उसके एक पॉइंट फिक्स रख दो और इसको उठा के यहां ले जाऊं, तो इसका भी जनरल पॉइंट हमें x और y तो फिक्स नहीं है ना, वो कुछ भी हो सकता है। मैंने यहां पे x, y लिखा है, x, y फिक्स है क्या? वो तो एक जनरल पॉइंट है। एक्स वाई कुछ भी हो सकता है, उसको घुमा के मैं यहां ले जाऊं, ये जनरल पॉइंट एक्स वाई, ये भी 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 एक्स वाई। तो एक्स और वाई के बीच में क्या रिलेशन है? ये डिस्टेंस फॉर्मूला ही इनके बीच का रिलेशन डिफाइन कर रहा है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला को इक्वेशन ऑफ सर्कल कहते हैं। तुमने ये तो पढ़ा होगा ना कि इसको इक्वेशन ऑफ सर्कल कहते हैं। अगर x² + y² बराबर r² हो तो इसका ग्राफ, x और y के बीच में ग्राफ सर्कल बनता है। क्यों बनता है वो मैंने बना के तुम्हें फील करके दिलाया है। तुमने ये याद किया होगा ना, x² + y² बराबर r²। डिस्टेंस फॉर्मूला ही है। लेकिन सर अगर ये ओरिजिन पे ना हो, मान लेते हैं कि ये ओरिजिन पे ना हो, कोई पॉइंट यहां लिया मैंने, ये कोई पॉइंट आपका x0, y0, और यहां से ये मैंने पॉइंट लिया x, y। तो इस पॉइंट को तो मैं फिक्स्ड कर देता हूं। फिक्स का मतलब इसकी x और y की वैल्यू फिक्स हो गई, x0, y0। लेकिन
लेकिन ये लेंथ फिक्स नहीं, मतलब x कॉमा वाई फिक्स नहीं, इसको घुमा के मैं यहां ले आता हूं तो ऐसा बनेगा, फिर मैं घुमा के मान लो यहां ले आता हूं तो ऐसा बनेगा, ये ऐसा बनेगा। तो इसके लेंथ को फिक्स रख के इसको मैं कहीं भी घुमा के ले जा सकता हूं। तो ये आपका सरकमफ्रेंस, सारे इसके कॉर्नर को मिला दोगे ऐसे तो ये बन जाएगा आपका सरकमफ्रेंस और ये आपका रेडियस हो गया। तो रेडियस ही इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है, ये आपका सेंटर डिफाइन हो जाएगा। तो आप लिखोगे रेडियस इज इक्वल टू, मतलब इस दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस इज इक्वल टू रूट अंडर, मैंने आपको बताया था डेल्टा एक्स, मतलब एक्स माइनस एक्स नॉट, एक्स माइनस एक्स नॉट का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस वाई नॉट का होल स्क्वायर। रूट इधर आ जाएगा तो ये बनेगा आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स नॉट का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस वाई नॉट का होल स्क्वायर। ज्यादा हो गया ये ज्यादा हो गया, इसकी जरूरत नहीं पड़ती, कहीं हटा दो, ज्यादा हो गया। हम मैथमेटिक्स के स्टूडेंट नहीं है, पहले अब मैं बता दूं हम सर किस चीज के स्टूडेंट है। तो हम स्टूडेंट है फिजिक्स के। तो मैथ क्यों पढ़ा रहे हो सर, इतने ग्राफ में ये वो दिस दैट सब करा दिया। ये बेसिक मैथमेटिक्स इज अ लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। मान लो किसी दिन तुम चाइना चले गए, अब साहब वहां चाइनीज से बात कर रहे हैं, बोले ओ भाई कहां हाल बा, सब ठीक बानू, चाइनीज क्या जवाब देगा, गाली देके निकल जाएगा। अब तुम चाइनीज से बात करना चाहते हो तो चाइनीज लैंग्वेज आना चाहिए। कल को तुम जापान चले गए, सर हम और जापान क्या बात कर रहे हो, भाई भिखारी, मान ले, इमेजिन कर ले जापान चले गए, अब तुम्हें जापान वालों से बात करने के लिए जापानीज लैंग्वेज आना चाहिए। सर हाँ बिल्कुल आना चाहिए। अब भोजपुरी में तो बात नहीं करोगे, अरे सर एक और ऑप्शन है। सर क्या, हमें जापानीज नहीं आता तो क्या दिक्कत है, हम जापान वालों को भोजपुरी सिखा दें, हम जापान वालों को भोजपुरी सिखा दें, फिर उनका से बात कर लें। अरे दादा तुम्हारा अलग ही लेवल है, ऐसे नहीं। मान लो तुम बात करना चाहते हो तो तुम्हें जापानीज लैंग्वेज आना चाहिए। उसी तरीके से अगर फिजिक्स सीखना चाहते हो तो फिजिक्स का लैंग्वेज आना चाहिए, और फिजिक्स का लैंग्वेज है मैथ, ना बेसिक मैथ। सर इसीलिए हम 2 साल तक समझ नहीं पाए फिजिक्स को। हाँ इसीलिए तू जापान में 2 साल तक भटकता रह गया, ना तो तुमको भोजपुरी सिखा पाया ना तू जापानी सीख पाया। तो वही ये चीज है कि हमें बेसिक मैथमेटिक्स अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। तो अभी तक बेसिक मैथमेटिक्स में कोई खास नहीं पढ़ा है बेटा। अभी तक मैंने तुम्हें क्या क्या पढ़ा है बताओ सर। अभी तक आपने पढ़ाया हमें ट्रिगोनोमेट्री, बढ़िया फील आया, ग्राफ, 2 चीज पढ़ाया, ठीक है। अब आगे देखते हैं। अब आगे हाँ कई एक बच्चा बोला था सर अलजेब्रिक इक्वेशन नहीं पढ़ाया। अबे भैया रूट I1 रूट I2 था ना, वही अलजेब्रा, मतलब गुना भाग करना, वही अलजेब्रा कहते हैं। चलो इधर देखो एक छोटा सा सवाल है, चलो अलजेब्रा का एक और सवाल। y इज अ फंक्शन ऑफ x, जैसे कहीं ये लिखा हो ना ऐसे ब्रैकेट में x लिखा हो तो इसका मतलब ये मत समझना कि मल्टीप्लाई किया है, ये कहने का मतलब है कि y x पे डिपेंड कर रहा है। y का फॉर्मूला x के टर्म्स में, देखो यहां पे लिखा है y इज अ फंक्शन ऑफ x, तो मैं यहां पे हटा ही देता हूं ब्रैकेट, मैं लिखता हूं सिंपल y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4, ठीक है। ये एक सवाल है। देन फाइंड रिलेटिव चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन x। रिलेटिव चेंज मतलब वो रिलेटिव वेलोसिटी वाला नहीं है, रिलेटिव चेंज मतलब मुझे इंटरेस्ट है तो किसमें, y के चेंज में y के चेंज में, तो इसलिए मैंने एक सवाल लिखा है, मैं y में बहुत इंटरेस्टेड रहता हूं। तो y का फॉर्मूला दे दिया एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4। अब मैं पूछ रहा हूं फाइंड रिलेटिव चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन x। सवाल का पहला पार्ट है व्हेन x चेंजेस फ्रॉम x इज इक्वल टू 1 टू x इज इक्वल टू 3, मतलब x का एक इनिशियल वैल्यू मैंने 1 दिया और x का फाइनल वैल्यू मैंने 3 दिया। तो मैंने x की आपको 2 वैल्यू बताई, x की कितनी वैल्यू बताई, 2, 1 से 3, x की 2 वैल्यू बता दिया मैंने आपको और y का फॉर्मूला भी बता दिया x के टर्म्स में। तो बेटा ध्यान से सुनना, ये ब्रैकेट में लिखने का मतलब यही कहता है कि अगर मैं x को 1 पुट करूं तो x 1 के कॉरस्पॉन्डिंग y का कुछ वैल्यू आएगा, क्योंकि y x पे डिपेंड कर रहा है, y x पे डिपेंड कर रहा है। अगर y के फॉर्मूले में x को मैं 1 रख दूं, x का वैल्यू 1 है, अगर मैं x का वैल्यू 1 रख दूं y के फॉर्मूले में तो y का एक वैल्यू आएगा x 1 के कॉरस्पॉन्डिंग। रखो तो 1, सर 1 रखोगे तो 1 का होल स्क्वायर प्लस यहां पे 1 रखोगे तो 2 माइनस 4। बढ़िया से सॉल्व कर रहे हो बेटा, कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक हो जाए तो उसको ठीक कर लेना, प्लस माइनस की गलती। चलो तो ये 1 और 2, 3 और 3 में से 4 जाएगा तो -1 आ रहा। एक बार चेक कर लो भाई, 1 2 3 3 4, हाँ ठीक है, -1 आ रहा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4, ठीक। तो ये -1 किसका वैल्यू है, y का। कब, जब x को मैंने 1 रखा है। या फिर कह सकते हो तुम यहां पे, ये भी कह सकते हो यहां पे कि x की ये इनिशियल वैल्यू है,
x की इनिशियल वैल्यू है 1 और x की एक कोई फाइनल वैल्यू है 3, तो y की इनिशियल वैल्यू आ जाएगी x की इनिशियल वैल्यू पुट करने पे। ठीक है, चलो अब मुझे y का फाइनल वैल्यू चाहिए। y का क्या चाहिए? फाइनल वैल्यू। कब? जब x की मैं फाइनल वैल्यू पुट करूंगा 3। तो चलो भैया, ये रहा y का फॉर्मूला, उसमें x को 3 पुट कर दो, तो 3 का होल स्क्वायर प्लस 3 मल्टीप्लाई 2 माइनस 4। 3 का होल स्क्वायर ये होगा 9, 3 मल्टीप्लाई 2 6 माइनस 4। 3 प्लस 6 15 माइनस 4 इज 11, इज 11। तो क्या है वैल्यू बेटा बोलो? यार तुम क्यों घूम जाते हो यार? मैं किसी और को घुमाना चाहता हूं, पूरा ही गड़बड़ हो गया क्या? सॉरी सॉरी सॉरी, आ गया, जगह पे आ गया। वैसे मेरा मकसद था, चलो छोड़ो कोई बात नहीं। क्या आ गया? 11 आ गया। अब मैं किस में इंटरेस्टेड हूं? चेंज इन वाई। चेंज इन वाई का मतलब होता है, हैंग कर गया। चेंज इन वाई का क्या मतलब होता है? y2 माइनस y1 या फाइनल y माइनस इनिशियल y डिवाइडेड बाई चेंज इन x। मैंने आपको बताया था ना, tan थीटा स्लोप का मतलब होता है ना tan थीटा। तो मैं ना बहुत इंटरेस्टेड हूं किसमें सर? चेंज इन y में। लेकिन मुझे चेंज इन y के साथ साथ चेंज इन x भी देखना होता है, क्योंकि y में चेंज तभी होगा जब x चेंज होगा। क्यों? क्योंकि y का फॉर्मूला x पे डिपेंड कर रहा है। x के अलग अलग वैल्यू पे y अलग अलग आएगा। ठीक है सर, x के y के अलग अलग, x के अलग अलग वैल्यू पे y अलग अलग आएगा। तो ये बनेगा y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। तो y2 की वैल्यू कितनी आई है? मतलब या फाइनल y लिख दूं यहां पे। चेंज मतलब होता है फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाई x की फाइनल वैल्यू माइनस x की इनिशियल वैल्यू। बताओ क्या हो गया? 11 माइनस ऑफ माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 1। तो ये हो जाएगा बेटा 11 प्लस 1 12 डिवाइडेड बाई 2, ये आ गया 6। 6 क्या है? 6 है चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन x। पूरे फिजिक्स में बेटा हम लगभग यही देखते हैं कि एक फिजिकल क्वांटिटी किसी दूसरे पे डिपेंड कर रही है। ठीक है ना? तो असल में y के चेंज होने से x में चेंज हमें नहीं देखना, x पे डिपेंड कर रहा है y। ये हो गया आपका डिपेंडेंट वेरिएबल, ये हो गया इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो x की हमेशा वैल्यू बताई है 2। अब उसमें हमें 2y मिलेगा क्योंकि y x पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है सर, तो y है, सॉरी ये 6 आया है चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन x। और ये पर्टिकुलर चेंज इन x कहां से कहां तक हुआ है? 1 से लेके 3 तक। ठीक है, एक सवाल सॉल्व कर लिया। क्या आपको आया? सर ये एकदम आपने लेवल गिरा दिया है सर, लेवल उठा भी तो देता हूं तब तुम लेट जाते हो। ये तो सर 9th 10th क्लास का सवाल है। हाँ, तो अपने 9th 10th क्लास में भी फिजिक्स पढ़ी थी? हाँ पढ़ी थी, उसमें ऐसे सवाल होते थे। चलो ठीक। अब मेरा सवाल है कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4, देन फाइंड रिलेटिव चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन x व्हेन। ये फर्स्ट पार्ट था सवाल का, और ये दूसरा पार्ट है एट x इज इक्वल टू 2, एट x इज इक्वल टू 2 चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन x बताना है आपको। y का फॉर्मूला दिया हुआ x के रिस्पेक्ट में, कह रहा है कि फाइंड रिलेटिव चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन x। y में चेंज बताओ विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन x। सर ये क्या कहना चाहते हो? मैं कहना चाहता हूं फाइंड चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन x व्हेन x चेंजेस फ्रॉम 1 to 3। पहला सवाल का पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट होगा कि y में चेंज बताओ जब x 2 है। तो आपको लगेगा कि गलत सवाल है, और आपको ऐसा लग रहा है तो आप सही है बेटा, ये सवाल बिल्कुल गलत है। इसमें क्या गलती है सर? इसमें गलती यह है कि मैं आपसे कह रहा हूं कि चेंज इन y बताइए विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन x, लेकिन x को मैं चेंज ही नहीं कर रहा। विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन x यहां लिखा हुआ है ना, देखो विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन x, लेकिन मैं x को चेंज कहां कर रहा? मैंने x को चेंज किया? नहीं सर, आप x को चेंज नहीं कर रहे हो। आपने यहां पे x को जब चेंज किया था तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग x की अलग अलग वैल्यू रखने पे, x की अलग अलग वैल्यू रखने पे y की अलग अलग वैल्यू आई थी, तो हमने चेंज इन y बटा चेंज इन x कर लिया था। लेकिन अभी तो सर आप यहां पे देखो x की एक ही वैल्यू बता रहे हो 2, और x का एक वैल्यू रखने पे y तो एक ही वैल्यू आएगा। कैसे? तो देखो यहां पे y के फॉर्मूले में जब x को आप 2 रखेंगे तो यह आएगा 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई 2 माइनस 4, यह आ जाएगा आपका 4।
तो जब x2 है तो y की वैल्यू कुछ 4 है, मतलब ये सवाल गलत है। चलो ये सवाल ट्राई करते हैं, और लिखा है मैंने, और मतलब ये दूसरा सवाल है। x चेंजेस फ्रॉम x इज इक्वल टू 2 टू x इज इक्वल टू 2.0001। चलो x की दो वैल्यू बता दी मैंने। आपके मन में सवाल आएगा कि सर x की दो वैल्यू पे y दो निकल तो जाता है। हाँ निकल जाता है, लेकिन आपने जो दो वैल्यू बताई है, जैसे यहां पे आपने 1 और 3 दिया था, यहां पे आप दे रहे हो 2 और 2.0001। आप इसको दो ही बोल दो ना सर, आप इसको दो ही बोल दो ना। एक तो वैल्यू दिया आपने 2 और दूसरा वैल्यू दिया आपने 2.000001। सर एक जीरो ज्यादा बोल लिया तुमने, लगा दूंगा, चिंता बकलोली मत कर मेरे से। ज्यादा बोलेगा 2 जीरो और लगा दूंगा, फिर निकालते रहना। चल ये सवाल करके दिखा, इसको मैं सवाल का तीसरा पार्ट कह देता हूं। चल अब तुम्हें ऐसा लगेगा सर तीसरा पार्ट और दूसरा पार्ट तो एक ही जैसा हो गया। फिर आपने बोला था चेंज इन वाई विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन एक्स बताओ, एक्स इज इक्वल टू 2 पे, और आप कह रहे हो कि x इज इक्वल टू 2 पे नहीं बता पा रहे हो, तो x इज इक्वल टू 2 से लेकर के 2.000, और तू अगर बदतमीजी किया ना तो और जीरो लगा दूंगा। ले ये बताओ सर ये सवाल भी गलत हो गया। नहीं गलत कैसे, x चेंज हुआ है लेकिन x में कितना चेंज हुआ है देख लो। फाइनल x माइनस इनिशियल x करोगे तो 2.000001 में से 2 को घटाओगे तो क्या आएगा, ये आएगा 0.000001 आएगा। मतलब इन्फानिटली स्मॉल चेंज हुआ है एक्स में। हाँ सर बहुत छोटा चेंज हुआ है, कोई बात नहीं, तुम तो डेल्टा वाई निकालो। तुम कहोगे कि अरे यार सर गजब फंसाया आपने, आज तो एकदम जोरदार सवाल दिया। डेल्टा वाई बटा डेल्टा एक्स में आप यहां पे रखेंगे फाइनल वाई माइनस इनिशियल वाई, फाइनल एक्स माइनस इनिशियल एक्स, और यहां पे फाइनल वाई माइनस इनिशियल वाई डिवाइडेड फाइनल एक्स क्या है 2.000001। तो जीरो काउंट मत करने लग जाना, फीलिंग समझो, एक जीरो ज्यादा हो या कम हो तो कुछ कर नहीं पाएगा। -2, अब x को 2 रख के यहां पे y निकालना आसान है, लेकिन x को 2.000001 रख के y निकाल लेगा तुम्हारा आंसर आ सकता है कि सर यहां पे चेंज इन y जीरो होगा, लेकिन वो जीरो नहीं है। क्यों? क्योंकि y x पे डिपेंड कर रहा है और x में इन्फानिटली स्मॉल चेंज होगा। अगर x 2 से 2.00001 तक जा रहा है, x में इन्फानिटली स्मॉल चेंज हो रहा है, तो y में भी कुछ ना कुछ इन्फानिटली स्मॉल चेंज होगा। उसको आप जीरो नहीं कह सकते। तो सर जीरो नहीं कह सकते तो हम निकाल भी नहीं सकते, जाओ कर लो जो करना है। तुम्हें क्या लग रहा है यह समस्या तेरे साथ आज हुई है? नहीं, यह समस्या 200 साल पहले हुई थी, जब मैथमेटिशियन कह लो या फिजिसिस्ट कह लो, साइंस में यह समस्या आई। लोग बड़े खुश थे, छोटे छोटे एकदम बउआ टाइप साइंटिस्ट थे, छोटे छोटे साइंटिस्ट थे। उनको कहा जाता था कि चलो y ये है, x को 1 रखा तो y निकालो, निकाल लेते हैं, x को 3 रखा तो y निकालो, निकाल लेते हैं। चेंज इन y बटा चेंज इन x बताओ, तो रिलेटिव चेंज इन y, रिलेटिव इसलिए बोल रहा हूं कि सिर्फ y में चेंज नहीं देख रहा, डिवाइडेड बाय चेंज इन x भी देख रहा हूं, तो रिलेटिव चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन x निकाल लेते थे। लेकिन उसको एक दिन सवाल मिला कि x को 2 से 2.0001 रख के निकालो, तो सारे साइंटिस्ट लेट गए साहब, एकदम नाली में गिर गए और कह रहे कि ये तो ना हो पाई। ये कैसे करूंगा मैं? यहां पे रखूंगा 2.0001 का होल स्क्वायर, रखूंगा 2 मल्टीप्लाई 2.001 -4, तो सब का भगवान आया, बड़ी समस्या हो गई। अब यहां पे आके फिजिक्स का डेवलपमेंट रुक गया, साइंटिस्ट लोग फैल गए, एकदम लेट गए कि भैया ये तो ना हो पाई। तब आया आइंस्टाइन, सॉरी आइंस्टाइन नहीं न्यूटन। तब आया न्यूटन, कहता है रुको घबराओ मत, मैं हूं। उन्होंने बोला तुम क्या कर लोगे, तुम निकाल लोगे क्या 2.0001 का होल स्क्वायर? यार नहीं यार मुश्किल लग रहा है, लेकिन मैं दिमाग लगाता हूं थोड़ा। तो उसने बोला कि देखो, अगर तुम बड़ा चेंज इन y डिवाइडेड बाई बड़ा चेंज इन x कर पाते हो, लेकिन अगर x में बहुत 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 छोटा चेंज हो dx, मतलब मैं कहता हूं कि चेंज इन x इज वेरी स्मॉल, यहां पे लिखता हूं इफ डेल्टा x इज वेरी स्मॉल, तो डेल्टा x अगर बहुत छोटा चेंज हो, मतलब x में बहुत छोटा चेंज हो, तो उसको हम dx कह देते हैं। डेल्टा और d, ये d मतलब ABCD वाला d लिखा है, लेकिन इसका कहने का मतलब है चेंज इन x देख रहे हैं। जैसे ये डेल्टा है ना, डेल्टा रिप्रेजेंट बहुत बड़ा चेंज इन x 1 से 3 तक, और d रिप्रेजेंट बहुत छोटा चेंज इन x 2 से लेके 2.0001 तक, मतलब इनफाइनिटली स्मॉल चेंज, ये dy।
और बोला कि यह निकालना तो असंभव है, लेकिन मैं एक जुगाड़ ले गया था, और उस जुगाड़ का नाम है, हमारे स्टार ने न्यूटन का जुगाड़ था, डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन। लोगों ने बोला कि ये क्या करता है, डिफरेंशिएशन जो तुम बोल रहे हो ये करता क्या है? अबे जो तुम नहीं कर पा रहे हो तो वो कर देगा। तो हम क्या नहीं कर पा रहे थे? जब x इतना छोटा चेंज हो रहा था कि x को 2 से 2.0001 बोलने के बजाय तुम कह सकते हो कि x 2 ही है, उस इंस्टेंट पे भी y का वेरिएशन तो था ही, y थोड़ा तो चेंज हुआ होगा, उस थोड़ा सा चेंज इन y बटा थोड़ा सा चेंज इन x निकाल देता है डिफरेंशिएशन। अरे वाह सर, ये तो जोरदार चीज हाथ लगा। किसने दिया था? न्यूटन ने। तो न्यूटन ने आके समस्या सुलझाया, और वो कहता है कि देखो कि ये जो लिखा है ना dy बाई डी एक्स, इसको dy बाई डी एक्स मत बोलो, इसको बोलो d बटा डी एक्स इंटू ये बक्सा। सर ये बक्से का क्या मतलब है? जैसे तुम्हारे गांव में आटा चक्की होगा, आटा चक्की जहां पे हम गेहूं डालते हैं तो आटा निकलता है, चावल, कुछ मशीन होता है ना, उसी तरीके से मशीन है। जैसे प्लस होता है, प्लस माइनस, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, तो आप जानते हो कि 2 + 4 लिखा हो तो ये 6 होता है। सर एकदम बेसिक पे चलेगा आप लोग, हाँ एकदम बेसिक से उठाऊंगा, एकदम फील आ जाएगा डिफरेंशिएशन क्या होता है। अगर यहां पे प्लस लिखा हो तो 4 + 2 6 लिखते हो, अगर यहां पे मल्टीप्लीकेशन लिखा हो तो तुम 8 लिखते हो। ये तुम लिखते हो सही? हाँ सर लिखते हैं। किसने सिखाया ये? सर मैडम ने सिखाया था। कौन से मैडम ने? सर हम जब दूसरी क्लास में थे ना तो ऐसे जोड़ना सीखा था। तुमने ऐसे नहीं सीखा, तुमने ऐसे सीखा था। तुमने सीखा था, मैडम तुम्हारी कैसे सिखाई थी? सुन, मैडम बोली थी 2 मतलब 2 उंगली, 1 2 2, अभी 4 का मतलब 4 उंगली, तो ऐसे रख लो दोनों को, और फिर यहां से काउंट करो, 1 2 मतलब 1 2 3 4 5 6, 2 + 4 = 6, ऐसे सीखा है। और इसके लिए भी लात खाए हो। तो जिस तरीके से प्लस को यूज करने का कुछ रूल होता है, मल्टीप्लीकेशन को यूज करने का कुछ रूल होता है, उसी तरीके से ये बेटा एडिटिव ऑपरेटर है, ये मल्टीप्लिकेटिव ऑपरेटर है, ये डिवीजन का ऑपरेटर है, उसी तरीके से ये बेटा डिफरेंशिएशन का ऑपरेटर होता है। कौन? ये आप पढ़ते हो ना dy बाई डी एक्स, तो असल में dy बाई डी एक्स होता ही नहीं, गलत पढ़ते हो। असल में होता है d बटा डी एक्स। इसको कहते हैं हम लोग डिफरेंशियल ऑपरेटर, और इसको हम किसी के पीछे जाके चिपकाते हैं। यहां पे बक्सा बना होता है, हमें जिसको डिफरेंशिएट करना होता है, जिसमें चेंज निकालना होता है, उसको इसमें डालते हैं। सर आपको डाल दे। असल में इसका फॉर्मूला होता है द रेट ऑफ, मतलब इसका डेफिनेशन होता है द रेट ऑफ चेंज इन बक्सा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि नीचे एक्स लिखा है। सर बक्से में हम वाई ही रखेंगे ना, जरूरी नहीं एमआर को रख दे। तू बक्से में एमआर को रख दे तो क्या मिलेगा सर? तो ये मिलेगा रेट ऑफ चेंज इन एमआर, यहां पे एमआर लिखा है तो यहां पे एमआर लिख दे, रेट ऑफ चेंज इन एमआर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो असल में इसको कहते हैं हम डिफरेंशियल ऑपरेटर डी बाई डी एक्स को। ये किसने दिया? तो जिस तरह, जैसे कभी प्लस पहले लिखा गया होगा तो तुमने कभी मैडम से सवाल किया था कि प्लस को ऐसे क्यों लिखते हैं, हम प्लस को ऐसे लिखेंगे, कभी पूछा था क्या? तुमने मैडम से पूछा था कि हम प्लस को ऐसे लिखेंगे? नहीं, ये तो नहीं पूछा था। तो यहां पे भी एक रिप्रेजेंटेशन है बस, डी बाई डी एक्स, इसको हम कहते हैं डिफरेंशियल ऑपरेटर। और यहां पे बना होता है एक बक्सा, हम बक्से में जो भी डाल देते हैं उसमें ये चेंज निकाल देता है। सर यहां पे अगर बक्से में हम ये डाल दे dy बाई डी एक्स डाल दे तो ठीक है, रेट ऑफ चेंज इन y, यहां पे बक्सा बना, फील आता है बक्से से कि हां कुछ अलग चीज है। चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू x, ये इस डिफरेंशियल ऑपरेटर की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि नॉर्मल मैथमेटिक्स से नहीं कर पा रहे थे। क्यों नहीं कर पा रहे थे? क्योंकि 2.0001 का होल स्क्वायर निकालना पॉसिबल नहीं था। तो ये निकाल देगा आसानी से। हां, इसका कुछ रूल होता है जो न्यूटन ने दिया था। यहां पे समझ, कहीं पे लिखा है डी बाई डी एक्स, इसका मतलब होता है बस बेटा द रेट ऑफ चेंज इन बक्सा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। बक्सा कहां है? ये रहा बक्सा, यहां ले बक्सा है। सर यहां पे dx, x को हटा के अगर मैं dt लिखूं तो, इसको मैं dt लिखूं तो कोई दिक्कत नहीं है। द रेट ऑफ चेंज इन बक्सा विथ रिस्पेक्ट टू t हो जाएगा, विथ रिस्पेक्ट टू t हो जाएगा। ये एक यूनिट है डी बाई डी टी, और ये अलग यूनिट है। हमें जिसको डिफरेंशिएट करना है, मान ले रामलाल को डिफरेंशिएट करना है, तो तू क्या बोलेगा? सुन,
डी रामलाल बटा डी टी, द रेट ऑफ चेंज इन रामलाल विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ये पूरी कहानी। सर हम इस बक्से को यूज कैसे करते हैं? तो इसका एक प्रॉपर फाउंडेशन है, मतलब एक प्रॉपर रूल है, कुछ 2-4 रूल है, ज्यादा नहीं। उस रूल को हमें याद रखना होगा और उस रूल को हम याद करके डिफरेंशिएशन को हम कर पाएंगे। हम डिफरेंशिएशन क्यों करते हैं? तो बहुत छोटा चेंज निकालने के लिए, द रेट ऑफ चेंज इन वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स निकालने के लिए। जैसे मान लो स्पीड वेलोसिटी निकालना है, तो वेलोसिटी 2 तरह का होता है, एक टाइम इंटरवल में और एक किसी इंस्टेंट पे। एक इन्फाइनेटली स्मॉल टाइम में चेंज आने की वजह से कितना डिस्प्लेसमेंट चेंज हुआ, उसको कहते हैं द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। लेकिन मैं पूछूं कि टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम क्या होगा? किसी इंस्टेंट पे मैं किस रेट से भाग रहा हूं, जैसे मैं भाग रहा हूं, मैं यहां से भागता हुआ जा रहा हूं, तूने मेरा फोटो खींच लिया, तो जिस समय फोटो खींचा था उस समय मेरी कुछ रफ्तार थी, मेरे पोजीशन में चेंज होने का कुछ रेट था, तो वही रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन कोई नॉर्मल कन्वेंशनल फॉर्मूले से तो नहीं निकलेगा। किससे निकलेगा? द रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन। यहां पे रखोगे पोजीशन, यहां पे एक्स रखोगे तो क्या बोलेगा? द रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ये हो जाएगा तेरा वेलोसिटी। ये होता है असल में डिफरेंशिएशन करो। अब है कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है डिफरेंशिएशन का। मान लो कोई ग्राफ बना है ना, देखो ये y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ बना है, बिल्कुल पैराबोला, बढ़िया लग रहा है। अगर मैं आपसे बोलूं कि मुझे x1 से लेकर के x2 के बीच में एवरेज स्लोप फाइंड आउट करना है, स्लोप मुझे फाइंड आउट करना है बिटवीन x1 टू x2, आप इसको कह सकते हैं एवरेज स्लोप, एवरेज स्लोप। तो तुम क्या बोलोगे? तुम बोलोगे सर x1 से x2 तक आपको अगर स्लोप निकालना है तो एक काम करो, यहां से यहां तक एक स्ट्रेट लाइन खींच लो। हाँ खींच लो। अब यहां पे हो जाएगा x1 से ये x2 तक और ये हो जाएगा y2 माइनस y1। तो एवरेज स्लोप कन्वेंशनल तरीके से निकलेगा डेल्टा y बाई डेल्टा x। टोटल चेंज इन y कितना हुआ, टोटल चेंज इन x कितना हो गया, और ये आएगा इस पॉइंट से और इस पॉइंट से क्रॉस करता हुआ एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे, उसका एंगल। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे किसी एक x पे ही स्लोप चाहिए, तो भाई x पे तो कुछ ना कुछ स्लोप है, क्योंकि y लगातार चेंज हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू x। x में बहुत छोटा सा चेंज करूं, यहां पे मान लो ये x है और यहां पे कोई वैल्यू लूं, मैं थोड़ा ज्यादा दूर ले रहा हूं ताकि मुझे अच्छे से दिखे, लेकिन है ये बहुत पास, x प्लस 0.001, ये इसको मैं बहुत छोटा चेंज कह दूं तो dx हो गया, तो x प्लस dx हो गया। तो इन दोनों के बीच में गैप कितने का है? dx का। अगर x में मैंने बहुत छोटा चेंज किया, देखो बेटा ये x प्लस dx हो गया। अगर x में मैंने बहुत छोटा चेंज किया, देखो यहां पे x है, यहां पे x प्लस dx है, तो ये मोटाई dx है, ये dx है। बहुत छोटा। सर ये तो थोड़ा सा मोटा दिख रहा है, आप बोल रहे हो छोटा है। बेटा माइक्रोस्कोप से देख रहे हैं इसको, असल में बहुत पास लिया है। तो ये हो गया आपका छोटा सा चेंज x में dx और ये हो गया छोटा सा चेंज dy। ये दोनों पॉइंट ऑलमोस्ट एक ही जगह पे। तो यहां पे जो टेंजेंट प्लॉट करोगे, वो एंगल जो थीटा बनाएगा, यहां पे वो भी एंगल थीटा ही बनेगा। अरे भाई ये जो लाइन बनाओगे, मैं इसको थोड़ा बड़ा करके दिखाता हूं, देखो इसको मैं अगर बड़ा करके दिखाऊं, यहां पे इसको मैग्नीफाई करके दिखाऊं, मैग्नीफाई करके दिखाऊं, तो ऐसा दिखेगा। देखो सर ये सीधा दिखेगा, हाँ ये एक ही पॉइंट पे बात कर रहा हूं ना। तो ये हो जाएगा तेरा dy, ये हो जाएगा तेरा dx, और ये लाइन ऐसे आ रहा। तो यहां पे जो इतना एंगल बनेगा थीटा, उतना ही एक्स एक्सिस से यहां बनेगा एंगल थीटा। आप कह सकते हो कि सर यहां पे जो tan थीटा होगा, और मैंने बोला है tan थीटा मतलब स्लोप, बात ही नहीं करना आगे, वो होगा परपेंडिकुलर dy बटा dx। मतलब डिफरेंशिएशन y का विथ रिस्पेक्ट टू x कह सकते हैं इसको। तो किसी ग्राफ का स्लोप किसी पॉइंट पे, मतलब x पे, ये स्लोप कहां पे आया है, ये स्लोप कहां पे आया है, एट x पे। इंस्टेंटेनियस स्लोप कैसे निकालते हैं? डिफरेंशिएशन से। तो किसी ग्राफ का स्लोप कैसे पता चलता है? dy बाई dx को स्लोप कहते हैं, और dy बाई dx का एक नया नाम दिया। देखो यहां पे क्या बोला मैंने dy बाई dx को, डिफरेंशिएशन। इस प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन dy बाई dx, रेट ऑफ चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू x। मतलब dy बाई dx को ही हम क्या कहते हैं? dy बाई dx को हम क्या कहते हैं? tan थीटा, स्लोप, और उसी को हम डिफरेंशिएशन कहते हैं। तो किसी पॉइंट पे अगर मुझे स्लोप निकालना हो और इक्वेशन नहीं पता हो, तो मैं dy बाई dx कर दूंगा, उसी को स्लोप बोल दूंगा। तो किसी ग्राफ का ग्राफिकल मतलब क्या होता है? मतलब किसी ग्राफ का सॉरी डिफरेंशिएशन का ग्राफिकल मीनिंग क्या होता है? स्लोप ऑफ द ग्राफ। डिफरेंशिएशन मींस dy बाई dx। dy बाई dx क्या होता है? tan थीटा मतलब स्लोप, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब इसके कुछ रूल होते हैं यूज करने का, मैंने यहां पे लिखा है, इसको कहते हैं हम डिफरेंशियल ऑपरेटर। देखिए साफ साफ लिखा है मैंने, डी बाई डी एक्स को कहते हैं डिफरेंशियल ऑपरेटर। और अगर मैं इस पे p रख दूं, p, चल मेरी मर्जी p रख दिया, तो ये बनेगा रेट ऑफ चेंज इन p
विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। इस प्रोसेस को हम कहते हैं डिफरेंशिएशन। इस प्रोसेस को हम कहते हैं डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन मतलब क्या? dy बाई डी एक्स, डीपी बाई डी एक्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस, उसको हम कहते हैं tan थीटा, है ना। आपने ईमानदारी से बताना, जब भी पढ़ा होगा कहीं भी, मैंने तुम्हारा 20 मिनट लिया, कम से कम 20 मिनट लिया होगा, लेकिन 20 मिनट में फील दिलाया ना कि पहले मैथमेटिक्स में दिक्कत क्या थी। मैंने तुम्हें डायरेक्ट डिफरेंशिएशन नहीं दिया, मैंने पहले तुमसे एक मैथमेटिक्स कराया जिसमें तुमने एक पार्ट कर लिया क्योंकि वो कन्वेंशनल था, आसान था। दूसरा पार्ट तुम नहीं कर पाए, उसमें दिक्कत आई। क्या दिक्कत आई सर? वो इतना छोटा चेंज था कि 2.001 रखने में दिक्कत आ रही थी। उस दिक्कत को न्यूटन ने डिफरेंशियल ऑपरेटर देके रिजॉल्व किया। इतना फील आया ना, बहुत बड़ी बात है। तो फील आ गया कि हम डिफरेंशिएशन करते क्यों है, क्या दिक्कत थी। अब डिफरेंशिएशन होता कैसे है? तो सबसे पहले देखो, मैं तुम्हें दिखाऊंगा अलजेब्रिक डिफरेंशिएशन, मतलब ऐसा x टू दी पावर n का डिफरेंशिएशन। कोई भी मान लो फंक्शन है, y का वैल्यू है x टू दी पावर n, जहां पे n है इसका पावर, और x टू दी पावर n में भी 0 1 2 3 4 एनीथिंग। तो जैसे मैं इसको डिफरेंशिएशन के अंदर डालता हूं, d बाई डी एक्स, यहां पे होगा बक्सा जिसको डिफरेंशिएट करना। देखो हम d बाई डी एक्स लेके घूमते रहते हैं, जैसे पिज्जा बॉय, पिज्जा डिलीवरी बॉय पिज्जा लेके घूमता रहता है, जिसका ऑर्डर आता है उसके घर पे जाके दिया था। उसी तरीके से मैं mr, मैं तेरा mr डिफरेंशियल डिलीवरी बॉय हूं, d बाई डी एक्स लेके घूम रहा हूं, तो जिसको बोलेगा उसके पीछे चिपका दूंगा। किसको? d बाई डी एक्स को इस बक्से में चिपका दिया। अब बक्से में क्या रखना है? मैं y को, तो यहां पे पुट कर दे वैल्यू y को, y x टू दी पावर n, x टू दी पावर डिवाइडेड बाई डी एक्स। इसमें डिफरेंशिएशन कहता है कि तेरी जितनी औकात है ना पावर, उसको बाहर रख। सर ये क्यों कहता है? न्यूटन ने 2 पेज में डिराइव किया था। डेरिवेशन पढ़ेगा क्या? नहीं, उसका काम भी नहीं है। न्यूटन ने 2 पेज में डिराइव किया, इसको पढ़ेगा क्या? पूरा मैथमेटिक्स में उसका प्रूफ पढ़ाया जाता है, लेकिन तुम्हें नहीं पढ़ना। मुझे नहीं पता 11 12 में प्रूफ पढ़ाया भी जाता नहीं, मैं भूल गया। 2-2.5 पेज का प्रूफ है, तो प्रूफ नहीं पढ़ना, तुम्हें सब फील आ रहा है कि x टू दी पावर n है। तो न्यूटन कहता है कि जो भी तेरी पावर है उसको बाहर रख। जैसे ही किसी भी फंक्शन के पीछे d बाई डी एक्स चिपकाते हो, वो क्या कहता है? जो भी तुम्हारा पावर है उसको बाहर रख, और अपने पावर को, ये x में कोई चेंज नहीं आएगा, x एज इट इज रहेगा, अपने पावर को 1 से कम कर ले। ये आएगा डिफरेंशिएशन। पहला और सबसे सिंपल रूल है डिफरेंशिएशन का। सर इसमें एग्जाम्पल से करके दिखाओ। मान लो y इज इक्वल टू है एक्स स्क्वायर, तो dy बाई डी एक्स का मतलब है y के जगह पे एक्स स्क्वायर रखूंगा, डी एक्स स्क्वायर बटा डी एक्स। चलो अब यहां से कंपेयर करो, dx देखो एज इट इज, यहां पे n के जगह पे क्या है? 2 है। देखो यहां पे n के जगह पे 2, तो इसका पावर 2 हो गया। डिफरेंशिएशन कहता है अपनी पावर को बाहर रख। बे रामलाल, अपनी औकात जो है ना बाहर रख, दिखा क्या है तेरी औकात। तो जो भी पावर उसको बाहर रख दिया। अब चल अपने पावर को 1 से कम कर, तो x 2 - 1 1 हो जाएगा। ये सिंपल आएगा 2x। जो भी पावर उसको बाहर रख। चलो d x का पावर 5 बाई डी एक्स, तो बताओ इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? 5x का पावर 4, 5x का पावर 4। तो फटाफट देखना यहां पे डिफरेंशिएशन, y इज इक्वल टू 1 अपॉन x। तो क्या होगा डिफरेंशिएशन? आधी जनता बोलेगी सर log x लिख दे क्या? अरे सर लिख दे क्या? अरे लिख दे क्या? नहीं, तुम जानते हो कि 1 अपॉन x का मतलब है x का पावर -1। यहां पे रखो, x के जगह पे रखो x का पावर -1, तो ये dx का पावर -1 डिवाइडेड बाई dx। बताओ क्या होगा ये? सर इसका पावर -1 बाहर आ जाएगा, सही है, -1 बाहर आ जाएगा। x में जो भी इसका पावर था उसमें 1 घटा देंगे, तो -1 हो जाएगा -2। ये आएगा डिफरेंशिएशन, ये आएगा डिफरेंशिएशन। y इज इक्वल टू, अगर सर √x हुआ तो आओ करते हैं, dy बाई डी एक्स, मतलब y के जगह पे हम रखेंगे √x, है ना। y को डिफरेंशिएट करना, और y की वैल्यू क्या है? √x। √x का मतलब x का पावर हाफ, √x का मतलब होता है x का पावर हाफ। इसका पावर कहूंगा बाहर रख, तो ये फटाफट अपनी पावर रख लेगा बाहर, और x टू दी पावर इसकी जो भी पावर थी हाफ में से 1 घटा ले, तो क्या आएगा बोलो? ये आएगा 1/2 x का पावर -1/2। एक में से सॉरी हाफ में से 1 घटाओगे तो -1/2 ही तो आएगा। यस सर, -1/2 आएगा। y इज इक्वल टू x टू दी पावर 3/2। बताओ क्या होगा dy बाई डी एक्स? ये होगा 3/2 बाहर, x टू दी पावर 3/2 पावर -1। सर आपने डायरेक्ट लिख दिया, तो आप तो करो ना बेटा, y ये रखा है तो तुम्हें पता ना y की वैल्यू 3/2 x टू दी पावर 3/2 है। डिफरेंशिएशन जब करेंगे तो पावर को रख देगा बाहर, तो 3/2 आ जाएगा बाहर, x का पावर 3/2 -1, 3/2 -1 मतलब हाफ, तो 3/2 x का पावर हाफ। दिस इज योर करेक्ट आंसर। बोलो एकदम जोरदार, चमका कि नहीं चमका? कोई खास बात ही नहीं है इसमें। अच्छा सर अगर ऐसा होता
y इज इक्वल टू एक्स टू दी पावर जीरो, इसका डिफरेंशिएशन बताओ। तो एक्स टू दी पावर जीरो डिवाइडेड बाई dx हो जाएगा जीरो। सर ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ? तो इसका पावर जीरो है, जीरो को बाहर रख, जैसे ही जीरो को बाहर रखेगा तो जीरो में से कुछ भी मल्टीप्लाई करोगे तो जीरो ही आएगा, पहली बात। दूसरी बात, एक्स टू दी पावर जीरो हो जाता है वन, और वन कांस्टेंट है। तो किसी भी कांस्टेंट का अगर आप डिफरेंशिएशन करते हो तो डिफरेंशिएशन का मतलब होता है रेट ऑफ चेंज इन दिस, मतलब चेंज इन दिस, और कह रहे हो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट में चेंज कैसे आएगा? जो चेंज आएगा तो कांस्टेंट नहीं है, और कांस्टेंट है तो चेंज नहीं आएगा, और तुम चेंज निकालने की कोशिश करोगे। डिफरेंशिएशन का मतलब होता है चेंज इन वाई, भले ये स्मॉल चेंज हो, चेंज इन वाई। तुम कह रहे हो चेंज इन वाई और हो क्या है कांस्टेंट, तो कांस्टेंट में चेंज होता ही नहीं, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? जीरो। ये पहला रूल है डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट फंक्शन। क्या हुआ भाई? डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट फंक्शन। किसी भी कांस्टेंट चीज का डिफरेंशिएशन जीरो होता है। क्यों होता है? तो डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है बताओ? चेंज इन वाई, मतलब वाई में मुझे चेंज निकालना है। एक बात बताओ, जी है तुम्हारा यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ये किसने डिफाइन किया था? न्यूटन ने। कब किया था? 200-300 साल पहले। 300 साल पहले जी की वैल्यू कितनी थी सर? वो 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11। आज क्या है? 6.67 10 टू द पावर -11। कल क्या होगा? 6.6। अरे 200 साल बाद क्या होगा? इतना ही होगा। 400 साल बाद क्या होगा? इतना होगा। चेंज हो ही नहीं रहा, और तू उसको डिफरेंशिएट करेगा। डिफरेंशिएट मतलब चेंज निकालने की कोशिश कर, वो चेंज हो ही नहीं रहा, तो चेंज निकालने की कोशिश करा, तो आंसर क्या आ गया? जीरो। तो किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है? जीरो। यहां पे देखो, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होगा? जीरो। चलो बताओ, 5 भी तो एक कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? जीरो। sin 90 क्या होता है सर? sin 90 का डिफरेंशिएशन क्या होगा? बच्चे बोलेंगे cos 90 ना। बच्चे बोलेंगे cos 90, गलत बोल रहे हैं। 90 sin 90 इज 1, तो आप बोलोगे d sin 90 इज 1 बटा dt। 1 का डिफरेंशिएशन असल में ये। सर आपने पहले ही 90 डिग्री वैल्यू क्यों पुट कर दिया? आपने पहले ही 90 डिग्री वैल्यू पुट क्यों कर दिया? वो लिखा हुआ था। मुझे साइन थीटा का डिफरेंशिएशन नहीं पूछा है बेटा, मेरे से साइन थीटा का डिफरेंशिएशन नहीं पूछा। साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा होता है, ये साइन 90 का डिफरेंशिएशन पूछ रहा है साहब। साइन 90 का डिफरेंशिएशन तो जीरो ही होगा। क्यों? क्योंकि साइन 90 की वैल्यू होती है 1 का डिफरेंशिएशन जीरो। अगर मेरे से पूछता कि साइन थीटा का डिफरेंशिएशन बताओ 90 डिग्री पर, साइन थीटा का डिफरेंशिएशन बताओ, मैं करके दिखाऊंगा। तो साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा होगा, और फिर तुम 90 डिग्री पुट करो, वो एक अलग कहानी होगी। ये तो कह रहा है साइन 90 का डिफरेंशिएशन साहब, तो साइन 90 की फिक्स वैल्यू होती है 1, कांस्टेंट है 1, उसका डिफरेंशिएशन जीरो होगा। साइन 90 की वैल्यू आज भी 1 है, कल भी 1 रहेगा, परसों भी 1 रहेगा। ये साइन थीटा नहीं है, साइन थीटा वेरिएबल होता है, साइन 90 फिक्स हो गया। साइन 90 एक फिक्स्ड वैल्यू है। आधी जनता इसमें लेट गया होगा, आधी जनता को लगा सर मास्टर गलत पढ़ा रहा है, पागल हो गया, मास्टर सस्ता नशा करके आया आज। साइन थीटा का डिफरेंशिएशन, साइन 90 का डिफरेंशिएशन जीरो बता रहा, साइन 90 का तो कॉस 90 होना चाहिए। ओए रामलाल, साइन थीटा वेरिएबल है, साइन थीटा का डिफरेंशिएशन होगा, लेकिन साइन 90 डिग्री का एक्जैक्टली डिफरेंशिएशन जीरो होगा। चलो डी जी बाई डी एक्स, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स जीरो होगा। डी पाई बाई डी टी ये भी जीरो होगा। डी पाई बाई डी टी क्या होगा? जीरो होगा। अच्छा, कहीं ऐसा लिखा हुआ है कि इफ डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू जीरो, देन वाई मस्ट बी जीरो, वाई मस्ट बी कांस्टेंट। वाई मस्ट बी जीरो, वाई मस्ट बी कांस्टेंट। तो दोनों सही होगा कि उसमें से एक ही सही होगा? तो ध्यान से सुनिएगा बेटा, कहीं लिखा है कि dy बाई डी एक्स जीरो है, मतलब y जीरो है, मुझे नहीं पता। कहीं पे अगर लिखा हो ना dy बाई डी एक्स जीरो है, इसका मतलब ये नहीं है कि y जीरो होगा, इसका मतलब है कि y में चेंज नहीं हो रहा। किसी भी चीज का डिफरेंशिएशन जीरो होने का मतलब यह होता है कि रेट ऑफ चेंज इन y, वो चेंज बताता है, y की वैल्यू नहीं बताता। अगर कहीं लिखा है ना dy बाई डी एक्स जीरो है, तो तुम्हें y की वैल्यू पता चल गई भाई, तू कहेगा कि y मस्ट बी जीरो। कैसे? इस यहां पे y 5 भी तो हो सकता है। जीरो बोलना गलत है, मैं ये कह रहा हूं। कहीं अगर लिखा है dy बाई डी एक्स अगर जीरो है, तो यहां पे मान लो ऐसा लिखा होता dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू जीरो, तो y 5 भी तो हो सकता है। हाँ सर 5 भी हो सकता है, तो मस्ट बी जीरो बोलना गलत हो जाएगा, ये गलत है, ये सही है। लेकिन सर अगर y को मैं जीरो रखूं और वो फिक्स्ड वैल्यू है 0 0 0 ही है, उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? जीरो होगा। तो इसका मतलब ये तो नहीं लिख दोगे y मस्ट बी जीरो। अगर 5 होता तो सर d5 बाई dt भी जीरो होता, 10 होता तो भी जीरो होता। तो किसी चीज का डिफरेंशिएशन जीरो है, इसका मतलब ये थोड़ी ना पता चल गया कि y की वैल्यू क्या है।
y की वैल्यू नहीं पता चली बेटा, हमें पता चला कि y चेंज नहीं हो रहा, इसलिए उसका डिफरेंशिएशन 0 है। बहुत अच्छा कंफ्यूजन होता है, बच्चा कहता है अरे सर मैं नहीं मान रहा। क्यों नहीं मान रहा, क्यों नहीं मानेगा? तो देख, dy बाई dx अगर 0 है तो तुम्हें y पता चला कि y में चेंज नहीं हो रहा, ये पता चला सर y में चेंज नहीं हो रही, ये पता चला, मतलब y कांस्टेंट है, तो दूसरा स्टेटमेंट सही है। लेकिन अगर 0 होगा तो भी तो डिफरेंशिएशन 0 होगा। हाँ, लेकिन तुम में 0 लिखता तब ना, तू तो बोला अगर मैं लिखूं y में भी 0 तो सही हो सकता है, लिखूं y में भी 5 तो भी सही होगा। अगर 5 होता तो उसका डिफरेंशिएशन 0 यहाँ पे क्या है, अगर 5 होता तो उसका डिफरेंशिएशन देखो क्या है, यहाँ पे 0 है, तो एक अलग बात है। मैं बोलता तो अलग बात है, लेकिन मैं बोला y मस्ट भी 0 तो गलत है, 0 ही होगा जरूरी नहीं है, किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। अगर यहां पे मैं y को 5 रखूं तो भी डिफरेंशिएशन 0 ही आएगा। क्लियर है ना एकदम? बच्चे को कंफ्यूजन होता है यहां पे। अब चलो, ये 2 बार टाइप हो गया बेटा गलती से। चलो अब यहां पे बताओ डिफरेंशिएशन बहुत आसान वाले, तो सबसे आसान डिफरेंशिएशन होता है e के पावर x का। e के पावर x का डिफरेंशिएशन होता है e का पावर x, मैं 0 क्यों लिख रहा हूं, सॉरी, एक्सपोनेंशियल e के पावर x का डिफरेंशिएशन e के पावर x होता है। सबसे आसान है ये रटना, मुझे कुछ रूल याद रखने होंगे। अब मैं ये प्रूफ नहीं करूंगा साइन x का डिफरेंशिएशन cos x क्यों हुआ, ये तो न्यूटन ने प्रूफ किया था, उससे जाके पूछ। और पूछ के भी क्या करेगा, अगर सवाल आया कि वेलोसिटी दिया है साइन x तो एक्सीलरेशन बताओ, तो तू ये प्रूव करेगा कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? नहीं, तू बोलेगा साइन एक्स का कॉस एक्स होता है। तो याद रखना पड़ेगा, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, टैन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स, सेक एक्स का सेक एक्स इंटू टैन एक्स, कॉसेक एक्स का कॉसेक एक्स इंटू सेक एक्स, सॉरी सॉरी सॉरी, कॉसेक एक्स इंटू कॉस एक्स। एक मिनट में गलत लिख दिया क्या मैंने? साइन का कॉस, कॉस का साइन, टैन का सेक स्क्वायर थीटा एंड कॉट का कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो कॉसेक एक्स का हो जाएगा, अच्छा, कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, ये होगा। देखो ना, सेक का सेक टैन आता है, कॉसेक का कॉसेक इंटू कॉट आता है। लेकिन सर आपने कुछ तो गलत लिखा है यहाँ पे। हाँ गलत लिखा है, यहां पे सर माइनस आता है, यहां पे भी माइनस आता है, आप लिखना भूल गए थे। चलो लिख देता हूं, अब तुम याद रख लोगे? सर थोड़ा डाउट रहता है इसमें। तो सबसे पहली बात कि ये डिफरेंशिएशन की जरूरत नहीं पड़ती है तुम फिजिक्स में, तुमने फिजिक्स पढ़ा है, कहीं जरूरत इतनी पड़ी थी? सॉरी, कहीं इतनी जरूरत पड़ी थी बताओ? नहीं सर, इतनी जरूरत तो नहीं पड़ी थी। तुम्हें बस इतना याद रखना। वैसे यहां पे निगेटिव आता है, इसका एक हमारा स्टार बताता हूं, सुनना। वैसे डिफरेंशिएशन मतलब उस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन जिसका फर्स्ट लेटर सी से स्टार्ट हो रहा हो, उसके डिफरेंशिएशन में निगेटिव आता है। सी में देखो माइनस आया, सी में देखो माइनस आया, सी में देखो माइनस आया, एस है तो माइनस नहीं आया, एस है तो माइनस नहीं आया, देखो सी है तो माइनस आया। सही बात है यार। वैसा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जिसका फर्स्ट लेटर सी होता है उसके डिफरेंशिएशन में निगेटिव आता है। तो e टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? e टू दी पावर x बहुत इजी है। log x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 1 अपॉन x। log x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा बेटा 1 अपॉन x। सर ये तो आपने log x पढ़ाया नहीं है, तो अभी नहीं पढ़ाया तो याद रख लो, मैं पढ़ाऊंगा log, चिंता मत करो, अभी याद रख लो। और ऐसा पढ़ाऊंगा ना कि तुम्हें लगेगा कि log तो मुझे आता था, जो तुम्हें आता था उसी को log कहते हैं, लेकिन सर log तो नहीं आता। एकदम मजा आ जाएगा। अरे बहुत आसान, बहुत आसान। तुम्हें 2 का पावर 3 8 होता है, पता है क्या? हाँ सर, इसी को लॉग कहते हैं, पावर को ही लॉग कहते हैं। क्या बात कर रहे हो सर? हाँ तो हमें तो नहीं आता समझ, बता दूंगा। यही लॉग ही है सर, ये लॉग है बस, 2 का पावर 3 बराबर 8, इसी को लॉग कहते हैं बस। हाँ यही लॉग है, सारा लॉग इसी से सॉल्व हो जाएगा, बस इतना ही लॉग समझा दूंगा। अभी तक के लिए याद रख लो। और log x ऑन द बेस ही को ही नेचुरल लॉग कहते हैं। कभी ln x भी लिखा हो तो ln x का भी डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x होता है। तो बड़ा आसान है, तुम्हें अलजेब्रिक डिफरेंशिएशन सीखने को मिला, ट्रिगोनोमेट्रिक सीखा, एक्सपोनेंशियल e का पावर x का डिफरेंशिएशन e का पावर x होता है, log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x होता है। log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1 अपॉन x होता है। इफ कांस्टेंट मल्टीप्लाई विथ अ फंक्शन, अगर कोई कांस्टेंट फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई होता है तो आप उसको डिफरेंशिएशन से बाहर रख लेंगे। बच्चा मेरे से पूछता है सर आप तो कभी कांस्टेंट को डिफरेंशिएशन 0 कह देते हो, कभी कांस्टेंट को बाहर निकाल लेते हो। बच्चा पूछता है, कोई दिक्कत नहीं, बच्चा पूछता है, बच्चा है, भोला है, छोटा बच्चा है, कुछ भी पूछ सकता है।
बच्चा क्या पूछता है सुनना कि सर कभी तो आप कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 लिख देते हो और कभी कांस्टेंट को बाहर निकाल लेते हो, सर ये क्या रूल है? तो सुनो, अगर कांस्टेंट अकेला हो फॉर्मूले में, जैसे कहीं लिखा हो y बराबर 5, तो dy बाई डी टी हो जाएगा 0 या dy बाई डी एक्स हो जाएगा 0, सिर्फ अकेला कांस्टेंट हुआ तो। लेकिन अगर मान लीजिए फॉर्मूले में लिखा है y बराबर 5x³, अब यहां पे आप डिफरेंशिएट करेंगे dy बाई डी एक्स, तो y की वैल्यू कितनी है 5x³, तो आप 5 को पहले बाहर रख लेंगे, डिफरेंस ये कांस्टेंट है, पावर अलग चीज होता है। कोई भी कांस्टेंट मल्टीप्लाई में है अगर फंक्शन के, तो उस कांस्टेंट को आप बाहर रख लेंगे, 5 को बाहर रख लेंगे और dx⁻³ डिवाइडेड बाई dx करेंगे। अच्छा सर अब समझ आया, पहले सर बड़ा कंफ्यूज होता था मैं। अरे रामलाल एकदम युगांडा वासी है क्या सर? युगांडा वासी क्या होता है समझ जाओ, धीरे धीरे समझ जाओगे। एकदम दिमाग से पैदल विद्यार्थियों को हम कहते हैं युगांडा वासी, दिमाग से पैदल विद्यार्थियों। सिर्फ अकेला कांस्टेंट है उसका डिफरेंशिएशन 0 होगा। अगर कोई वेरिएबल जैसे x का पावर 3 वेरिएबल है, x है ना वेरिएबल है, पावर उसका 3 है, तो हमें डिफरेंशिएशन x के पावर 3 का करना है, 5 कांस्टेंट है बाहर हो जाएगा। अब जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो 5 कांस्टेंट एज इट इज बाहर होगा और x⁻³ का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 3x², तो ये हो गया आपका 15x² इज द करेक्ट आंसर। वाह सर वाह 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 सर। अगर y इज इक्वल टू 2 sin x लिखा है तो आओ करते हैं, dy बाई डी एक्स कॉन्स्टेंट क्या है बोलो सर 2 बाहर रख लो, और d sin x को जो वेरिएबल है सिर्फ उसी को डिफरेंशिएट करो। सर ऐसा क्यों करते हैं, कांस्टेंट को करते क्यों नहीं, क्या फायदा वो करेंगे भी 0 हो जाएगा, प्रोडक्ट रूल करके मैं दिखा दूंगा, कोई मतलब नहीं। तो ये रूल है कि अगर कांस्टेंट अकेला हो तो उसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाता है, लेकिन कांस्टेंट अगर वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई में हो तो डिफरेंशिएशन के बाहर आ जाता है। अब बोलो sin x का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, sin x का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x cos x आ जाएगा सर, तो ये जगह 2 cos x, ये आ गया आपका dy बाई dx इज योर करेक्ट और सुपर करेक्ट आंसर। फील आ गया? चलो नेक्स्ट, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन रूल। एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन रूल, सर ये कैसे होगा? एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन रूल। अच्छा एक मिनट, एक काम करना चाह रहा था मैं, मुझे लगा मैं कर पाऊंगा लेकिन मैं कर नहीं पा रहा हूं। बेटा हाँ कर पाऊंगा, मुझे लग रहा है मैं कर पाऊंगा। देखो सर ज्यादा बड़े कर लिया, सॉरी ज्यादा बड़े हो गए यार ये तो। अब कर लिया क्या मैंने? सॉरी बेटा, मुझे ना स्पेस चाहिए था, स्पेस थोड़ा सा रहेगा ना तो ठीक रहेगा। सॉरी तुम्हारा समय थोड़ा सा खराब कर दिया मैंने, 2-3 मिनट, चिंता मत करना। यार क्या है यार, इधर से लू क्या? अरे सर आपको आता नहीं तो क्यों कोशिश कर रहे हो, रहने दो, चलो छोड़ो। अरे फिर बड़ा हो गया ये अपने आप, कोई नहीं, मैं तुम्हें 3 ही रूल सिखाऊंगा, जाओ। डिवीजन सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लीकेशन 3 ही सीखते हैं, सॉरी एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लीकेशन। सुनो, तुम हो पिज्जा डिलीवरी बॉय, सर कहाँ डॉक्टर बनने आए थे, है ना, ये भी काम छोटा थोड़ी ना है। रामलाल टाइप बच्चे होते हैं ना नारे लगाने वाले, उनका तो यही काम है ना तो देखो तुम्हें y को डिफरेंशिएट करना है और y 2 फंक्शन पे डिपेंड कर रहा है, a और b पे। किस पे डिपेंड कर रहा है? a और b पे। तो एडिशन का रूल कहता है कि जब आप y को डिफरेंशिएट कर रहे हैं dy बाई dx, तो y 2 चीजों पे डिपेंड कर रहा है, a और b पे। तो आप एक y के जगह पे लिखेंगे a प्लस b विथ रिस्पेक्ट टू x। और ध्यान से सुनिएगा, मतलब ये कह रहा है कि y बराबर है a प्लस बी, तो मैं यहां पे dy बाई dx में y के जगह पे a प्लस बी लिख देता हूं। ये a और b दोनों अलग अलग घर में रह रहे हैं, दोनों को तुम्हें पिज्जा डिलीवर करना है। तो कैसे डिलीवर करोगे? पहले जाओगे a के घर में और उसके यहां पिज्जा दोगे, फिर बाहर आओगे, फिर दूसरे के घर में जाके उसको पिज्जा दोगे। सिंपल सा कहने का ये मतलब है कि अगर 2 फंक्शन है
प्लस में, मतलब वो अलग अलग है, रह रहे अलग अलग उनका घर है। ए का घर देखो यहां है, ए अलग है, बी अलग है, तो तुम जाओगे पहले ए के घर और उसका कर दोगे डिफरेंशिएशन, फिर जाओगे बी के घर में और फिर उसका कर दोगे डिफरेंशिएशन। तो आप लिखोगे डी ए बाई डी एक्स प्लस डी बी बाई डी एक्स। कितना ईजी है ये, तो बड़ा आसान है। दो अगर फंक्शन फॉर्मूला प्लस में है तो पहले को कर देंगे, पहले के घर में जाएंगे उसका कर देंगे, फिर आएंगे फिर दूसरे के यहां जाएंगे उसका भी कर देंगे। बड़ा बढ़िया, एकदम मजे आ गया सर, दो दो का कर दिया हमने डिफरेंशिएशन। आओ अब ये y इज इक्वल टू ए माइनस बी, बहुत ईजी है। ये a प्लस बी है, दोस्त जैसा है, दोनों प्लस हो रहे हैं लेकिन दोनों का अलग अलग घर, यहां भी दोनों का अलग अलग घर है। तो अगर आपको a माइनस बी को डिफरेंशिएट करना है तो पहले वाले के घर जाएंगे उसका कर देंगे प्यार से, फिर माइनस दूसरे वाले के घर जाएंगे db बाई डी एक्स, इसका कर देंगे प्यार से। प्यार बनाए रखना है, बहुत ईजी है। देखो ना माइनस है तो यहां पे dy बाई डी एक्स करने का मतलब पहले a का कर लो, माइनस जाके b का कर दो, बस बहुत ईजी है। और सर अगर a डॉट b दो फॉर्मूला है जैसे साइन एक्स एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई में, फिर उसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? तो एक बात बताओ, क्या एक ही बार में दो को कर सकते हो आप? नहीं, एक बार में एक ही का होता है, एक बार में दो का कैसे हो जाएगा यार? लेकिन सर अगर दो लोग हैं दोनों का करना है तो हम क्या करें? तो फिर एक को इंतजार करना पड़ेगा एक को इंतजार करना पड़ेगा। एक ही बार में दोनों को कैसे कर दोगे? सर यहां कैसे किया? यहां पे एक बार में कहां किया? पहले हम ए के घर गए, ए को कर लिया हमने अच्छे से, फिर हम बी के घर गए, बी को कर दिया। सर अगर दो फंक्शन एक ही साथ मल्टीप्लाई में है, अब दोनों कह रहे मेरा करो मेरा करो, दोनों कह रहे मेरा करो, लेकिन अब मेरी औकात तो नहीं है कि मैं दोनों का एक साथ कर दूं। तो मैं जाऊंगा, मैं कहूंगा रुको, पहले dy बाई डी एक्स के डिफरेंशिएशन करने का मतलब है a और b दोनों चिपके पर हैं साथ साथ, a और b मल्टीप्लाई में चिपके पर हैं, जब मल्टीप्लाई हो चिपका पर आओ। इसका एग्जांपल मैं बताता हूं, ऐसे कोई फंक्शन लिखा हो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स, मतलब एक्स स्क्वायर भी एक फॉर्मूला है, साइन एक्स भी फॉर्मूला है, दोनों के बीच में प्लस है, मतलब दोनों अलग अलग रह रहे हैं। अगर आप इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो पहले जाएंगे आप एक्स स्क्वायर के घर में, कहेंगे आओ मैं तुम्हारा करूंगा, तो एक्स स्क्वायर का करके 2x कर दोगे और साइन एक्स का करके cos x कर दोगे। आ हा लाला मजे आ गए। अगर साइन एक्स माइनस एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है तो तुम कहोगे आओ आओ मैं करूंगा, किसका करोगे? साइन एक्स का पहले करोगे, तो ये हो जाएगा cos x और माइनस एज इट इज एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x। फील आया कि नहीं है बताओ? यही कह रहा हूं ना कि पहले इसका किया फिर इसका किया, लेकिन अब ये दोनों चिपके पर है साथ साथ, पहले से चिपके थे। और जैसे तुम गए कह रहे मेरा करो, दोनों कह रहे मेरा मेरा करो, पहले मेरा करो पहले मेरा करो, तो ऐसे काम नहीं होता। तो उनको कहोगे कि रुको एक काम करते हैं, कोई भी एक आ जाओ, कोई भी एक आ जाओ, उसका कर देता हूं, उसका मैं कर देता हूं, तब तक दूसरा नाराज होकर भाग जाएगा नहीं, वो इंतजार करेगा, उसको भी करवाना है डिफरेंशिएशन। ऐसा थोड़ी कि नाराज होकर भाग गया भाई साहब, पहले को किया दूसरा नाराज होकर भाग गई, नहीं, वो वहां इंतजार कर रहा है, बाहर चुपचाप बैठा है कि कर लो पहले कर लो, तुम ए को डिफरेंशिएट कर लो, बी चुपचाप आराम से चिपका पड़ा है, भाग नहीं रहा, वहां पे इंतजार कर रहा है। फिर प्लस ए का हो गया तो ये बोलेगा मेरा हो गया, ये शांति से बाहर बैठ जाएगा, एज इट इज बाहर बैठ जाएगा शांति से, बोलेगा अब बी का कर लो, तो तुम बी का कर लो। तो ये है प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। कितना नेचुरल लॉ है, कितना ही नेचुरल लॉ है। ये और बी दोनों चिपके पड़े थे, जब तुम गए डिफरेंशिएशन करने, बोले मेरा करो, तुम बोले रुक जा पहले एक का कर देता हूं। और ऐसा नहीं, उनको भी पता है कि एक साथ दो का नहीं हो सकता, ऐसा नहीं कि वो कह रहे नहीं दोनों का एक साथ करो, दोनों का एक साथ करो, ऐसा नहीं, उनको पता है कि दोनों का एक साथ नहीं हो सकता। उनमें से एक बोला कि चलो मेरा पहले करो, तो पहले का डिफरेंशिएशन हुआ, दूसरा एज इट इज कांस्टेंट रहेगा, प्लस पहला जिसका हो गया है वो एज इट इज कांस्टेंट रहेगा, दूसरे का डिफरेंशिएशन होगा। एग्जांपल हम फटाफट ले लेते हैं। एग्जांपल y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन एक्स। देखो दोनों के बीच में कुछ नहीं है, प्लस भी नहीं है माइनस भी नहीं है, मतलब मल्टीप्लाई है, दोनों मल्टीप्लाई है, डॉट है। तो जब आप डिफरेंशिएशन करोगे तो किसी एक को कर दो, जैसे डी एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स, और साइन एक्स एज इट इज रहेगा, प्लस एक्स स्क्वायर का तुमने किया वो बाहर रहेगा, फिर साइन एक्स का कर दो। क्या करना है सर? अबे चिपकाना है। क्या करोगे? चिपकाओगे जाके, क्या डिफरेंशियल ऑपरेटर लेके जो गए थे उसको चिपका दो जाके। क्या करना है? चिपकाना है। क्या सर? डी बाई डी एक्स को। तो डी बाई डी एक्स को पहले किसमें चिपकाया बता? डी बाई डी एक्स को पहले किसमें चिपकाया? एक्स स्क्वायर में। साइन एक्स हल्ला मत नहीं बचाया? नहीं। भागा नहीं? नहीं। नाराज होकर नहीं भागा? नहीं। क्या कह रहा था
कि कर लो फिर मेरा कर देना। जब एक्स स्क्वायर का हो गया तो एक्स स्क्वायर इंतजार कर रहा, फिर साइन एक्स का कर दिया। तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होता है 2x और साइन एक्स एज इट इज रहेगा, प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज रहेगा और साइन एक्स का हो जाएगा cos x। ये आएगा तुम्हारा आंसर। आहा, आनंद आनंद की अनुभूति हो गई सर। और अगर दो हैं, दोनों एक ही बिल्डिंग में रहते हैं यहां तो दोनों एक ही कमरे में चिपके पड़े थे, कहां गया भाई, अरे रे ऐसे नहीं ऐसे नहीं, यहां तो दोनों एक ही कमरे में चिपके पड़े थे, तो तुमने क्या किया, पहले गया एक को किया, दूसरा इंतजार कर रहा था, फिर दूसरे को किया, पहला इंतजार कर रहा था वहीं पे। चलो ठीक है, बीच में प्लस का साइन आता, ठीक है। ये एक ही बिल्डिंग में रह रहे हैं, चिपके नहीं है, ये फर्स्ट फ्लोर और ग्राउंड फ्लोर पे। अब तुम गए अपना डी बाई डी एक्स लेके, अब डी बाई डी एक्स ले जाके तुमने उन्हें वाई में चिपकाया, मतलब ए बाई बी में चिपकाया। अब तुमको दो ऐसे फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है जो ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर पे रह रहे हैं। अब दोनों एक ही घर में नहीं रह रहे दोनों एक घर में नहीं रह रहा है, एक रह रहा है फर्स्ट फ्लोर पे, दूसरा रह रहा है सेकंड फ्लोर पे। अगर ऐसा करना हो तो किसको पहले करोगे बताओ। मान लो तुम पिज्जा डिलीवरी बॉय हो, अब तुम्हें पिज्जा डिलीवर करना है फर्स्ट फ्लोर पे और ग्राउंड फ्लोर पे, पहले किसको दोगे? तो पहले हम जाएंगे, इसको देंगे, फिर सीढ़ी चढ़ के ऊपर जाएंगे, फिर नीचे आएंगे, रामलाल ही रहेगा। पहले नीचे वाले को देगा, फिर ऊपर वाले को देगा, फिर नीचे आएगा। एक काम कर सर, क्या एमआर स्टार बताता हूं पहले ऊपर भाग जा, ऊपर जा जा और ऊपर जाके ए को डिफरेंशिएट करने लग जा। अब जैसे तू नीचे से ऊपर जाएगा तो नीचे वाले को तो अपने आप पता चल गया कि ऊपर कोई आया है, तो भाग के ऊपर आ जाएगा। जैसे मान लो तुम्हारा घर फर्स्ट फ्लोर पे है और तुम्हारा कोई मेहमान आता है, तो नीचे वालों के कान खड़े रहते हैं कि नहीं, उसके ऊपर कौन आया है, देखो तो कौन आया है। नीचे कोई आया तो ऊपर वाले को जल्दी पता नहीं चलता, लेकिन ऊपर कोई आया तो नीचे वाले को जल्दी पता चल जाता है। तो पहले किसको करेगा? ऊपर वाले को। नीचे वाले को अपने आप पता चल गया, नीचे वाले को भी करवाना है, तो भाग के ये ऊपर आ जाएगा। अब जब ये ऊपर आ गया, अब पहले वाले का तो तुम कर रहे थे, तो उसका छोड़ तो नहीं दोगे, जिसका तुम कर रहे थे उसका छोड़ दोगे क्या? नहीं, उसका पहले करते रहोगे। लेकिन ये बी भी भाग के ऊपर आ गया, बोला मेरा भी करो, मेरा भी करो। तुम बी को बोले थोड़ा इंतजार करो, रुको पहले ए का कर देता हूं। तो सुनना, डिवीजन रूल क्या कहता है, जब ऊपर नीचे हो तो पहले ऊपर वाले का करो, नीचे वाले आके इंतजार करेगा। माइनस, सर माइनस क्यों आया? क्योंकि नीचे से भाग के ऊपर आया है, इसलिए माइनस आएगा। दोनों दोस्त होते तो चिपके पड़ते, दोनों के बीच में प्लस आता, दोनों दुश्मन थे, यहाँ पे माइनस आएगा। फिर तुमने ए का कर दिया तो ए कांस्टेंट रहेगा। फिर बी का डिफरेंशिएशन होगा डीबी बाई डी टी। सॉरी यहां पे गलती से मैंने टी लिख दिया, एक्स है, इधर भी एक्स है तो बेटा इधर एक्स होगा, एक्स डीबी बाई डी एक्स। तो पहले किसका डिफरेंशिएशन हुआ बोलो? सर ऊपर में जो था उसका पहले किया, नीचे वाला खुद ब खुद ऊपर आ गया। मान लो तुम नीचे वाले का पहले कर देते तो ऊपर वाला भाग क्या आता? नहीं, तो रूल ही गलत हो गया। ये रूल है कि पहले ऊपर वाले का करेंगे, नीचे वाला एज इट इज भाग के ऊपर आ जाएगा। माइनस, फिर हम जब नीचे वाला जो ऊपर गया है उसका ऊपर ही कर दोगे। ऐसा तो नहीं कि तुम बोलोगे चल तू नीचे वाला है ना, तेरा नीचे चल के करूंगा, नहीं, अब ऊपर आ गया तो ऊपर करो, भागो। अब पिज्जा भी देना है तो नीचे वाला अगर ऊपर आ ही गया तो उसको पिज्जा दोगे, ऊपर ही बोलोगे नहीं तुम्हारे घर में चलो तुमको देता हूं, नहीं, ऊपर आ गया ऊपर ही दे दो। तो डीबी बाई डी एक्स डिवाइडेड बाई जो नीचे था बी, इसका हो गया, ये बड़ा खुश हो गया बटा बी स्क्वायर। ये रूल है भाई, ये मैंने तुम्हें समझाया है कि कैसे याद रखेंगे। पहले किसका करते? ऊपर वाले का। नीचे वाला एज इट इज इंतजार आके करने लगता है। जब नीचे वाला ऊपर आ गया तो ऊपर ही उसका डिफरेंशिएशन कर दो। ये है तुम्हारा डिवीजन रूल। ये क्या है भाई साहब? ये है तेरा डिवीजन रूल। ठीक है सर। अब इस पे कुछ वेस्ट न्यूमेरिकल फटाफट हम सॉल्व करते हैं। मान लीजिए ये फर्स्ट न्यूमेरिकल है, ये सेकंड है, ये आपका थर्ड है और ये आपका फोर्थ है। फटाफट हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले पहला न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, ये वाला। तो बोलो पहला न्यूमेरिकल जब डी वाई बाई डी एक्स करोगे तो भाई हो तो तुम ड्रॉपर ही, 11th क्लास में तो नहीं हो, लेकिन अभी तक मैंने 11th क्लास की तरह पढ़ा है। अब देखो 2 बाहर कांस्टेंट है, बाहर होगा, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन बोलो क्या हो जाएगा? 2x माइनस एज इट इज 4x का डिफरेंशिएशन करोगे, इसमें 4 आ जाएगा बाहर और dx बाई dx बचेगा। क्लियर है बेटा? प्लस 5 का डिफरेंशिएशन 0 क्योंकि अकेला कांस्टेंट है 5। डन, ये हो गया डिफरेंशिएशन। अब थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो तुम। सर ये dx बाई dx क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। कैसे करके देख लो, या सिंपल आप सिंपल ऊपर भी dx आ गया नीचे भी dx आ गया, सेम फंक्शन, तो काट के 1 लिख सकते हो। तो ये आ जाएगा तुम्हारा 4x माइनस 4, ये आ गया डिफरेंशिएशन। सर इतना धीरे धीरे क्यों करा रहे हो? हम ड्रॉपर है बेटा, सबसे ज्यादा बच्चों को डिफरेंशिएशन में दिक्कत होता है।
चलो दूसरा देखते हैं, ई का पावर एक्स प्लस साइन एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या लिखेंगे, सिंपल है, पहले ई के पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई का पावर एक्स ही रहेगा, प्लस साइन एक्स के घर में जाएंगे उसका डिफरेंशिएशन कॉस एक्स कर देंगे, दैट्स इट, हो गया, आंसर आ गया। तीसरा वाला देखो, तीसरा वाला देखो, y इज इक्वल टू है एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स। तो ये तो मैंने अभी अभी करके दिखाया तुम्हें, ये तो डन है, कर ही चुका हूं इसको। तो ये देखो y इज इक्वल टू, चौथा कर रहा हूं, तीसरा तो मैंने पीछे कर दिया, साइन एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, साइन एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, साइन एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। तो कैसे करोगे इसका डिफरेंशिएशन, तो डिवीजन रूल लगेगा यहां पे। डिवीजन रूल में पहले ऊपर वाले को डिफरेंशिएट करोगे, मैं पूरा फॉर्मूला लिख रहा हूं पहले। डिवीजन रूल में क्या करते हैं, पहले ऊपर वाले को डिफरेंशिएट करते हैं, नीचे वाला चुप बैठता है क्या, नहीं, नीचे वाला भाग के ऊपर आ जाता है, कहता है कि मेरा भी कर दो ना। तो तुम कहते हो कि रुको पहले इसका कर देता हूं, माइनस जो नीचे वाला था कौन था, एक्स स्क्वायर, उसका करेंगे तो साइन एक्स एज इट इज कांस्टेंट रहेगा, डिवाइडेड बाई ये एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा, जो भी नीचे था उसका होल स्क्वायर कर देते हैं। अब इसका आंसर बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है, मैं यहां पे लिख भी दूंगा, साइन एक्स का कॉस एक्स हो जाएगा, तो ये बचेगा एक्स स्क्वायर कॉस एक्स, और ये एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस 2x साइन एक्स डिवाइडेड बाई एक्स का पावर 4। अब फर्दर इसको सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है, ठीक है साहब। चलो नेक्स्ट देखते हैं, ये मैंने एज इट इज ये लिखा, इसको मैंने कॉपी कर लिया था, है ना, देखो ऊपर सेव है ना, ये लगे, हाँ सेव है, सेव है। अब मैं कंफ्यूज हो गया, ये ठीक है, ये सेव है, मैंने यहां पे कॉपी कर लिया था, क्यों किया था, क्योंकि मुझे ये वाले सवाल सॉल्व करने थे, और मिटा देता हूं इसको। अरे ये पीछे सेव है बेटा, चिंता करने की जरूरत नहीं है, दिखाऊं ये जिसको मिटाया वो जादू दिखाऊं, जादू जादू दिखाऊं, ले, अरे है जादू आ गया। अब देख इधर, अब मुझे ये वाले को डिफरेंशिएट कर लेता हूं, अब इसका डिफरेंशिएशन करता हूं। तो डी वाई बाई डी एक्स, देखना बेटा ध्यान से, ए कांस्टेंट है बाहर रहेगा, तो सर एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2x, प्लस बी कांस्टेंट है बाहर रहेगा, dx बाई dx, और अकेला कांस्टेंट यहां पे बचा c, तो dc बाई dx। तो अब ध्यान से देखना, ये बना आपका 2ax प्लस b, आंसर आ गया, आंसर आ गया। अच्छा ये डिफरेंशिएशन मैंने देखा है बच्चों को बड़ा डाउट होता है इसमें, क्यों डाउट होता है मुझे समझ नहीं आता। प्रोडक्ट रूल है सर, प्रोडक्ट रूल में मैंने आपको बताया था कि दोनों समझदार है, वो जानते हैं कि दोनों का एक साथ नहीं हो सकता लेकिन तुम एकदम बेकलोल हो, तो तुम कुछ भी नहीं समझते यार, कहां दिमाग है तुम्हारा। वो देखो कितना अच्छे से ये मतलब निर्जीव होके भी जानते हैं और हुड़दंग नहीं मचाते। ऐसा नहीं कि नाराज हो गए भाई साहब, तुमको तो मैं बे बोल देता हूं, तुम कहते हो सर का लैंग्वेज खराब है, सर लैंग्वेज पे ध्यान दो कोई बात नहीं बेटा। तो मतलब तुम कितने बकलोल हो, बस मुझे ये कहना, छोड़ो कि तुम इतने ना समझ हो और ये समझदार है। मान लो तुमको एक को लॉलीपॉप दो, दूसरे को नहीं दो, तो नाराज होके भाग जाओगे। इसमें देखो समझदार है, इसको पता है कि पहले ये किसी एक का करेगा, तो हमें चुपचाप बैठना है, और जिसका हो गया है वो कल चुपचाप बैठेगा। किसका हो गया बोलो, tan x का हो गया है, अब log x का होगा। मतलब अगर ये नहीं समझ आया तो सोच तू कितना बड़ा बकलोल है। कल बोलेंगे बेचारे सर जोरदार आया, tan x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा sec स्क्वायर x, sec स्क्वायर x, और log x एज इट इज रहेगा, प्लस tan x एज इट इज रहेगा, और log x का डिफरेंशिएशन 1/x, ये आएगा आंसर, बीच में प्लस साइन है। सर ये बता दो y इज इक्वल टू एक्स ई का पावर x, चलो करते हैं, y इज इक्वल टू एक्स ई का पावर x। तो जब आप dy बाई dx करोगे तो पहले तुम एक ही को डिफरेंशिएट करते हो, दूसरा इंतजार करेगा, फिर दूसरे को डिफरेंशिएट करोगे तो पहला कौन था, x इंतजार कर रहा है, तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा dx बाई dx हो गया 1, और e का पावर x बचेगा, प्लस e का पावर x का डिफरेंशिएशन e का पावर x ही होता है, एज इट इज x बाहर रहेगा। यहां पे e का पावर x अगर बाहर भी निकाल सकते हैं तो ये 1 प्लस x हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 प्लस x हो जाएगा। नेक्स्ट e के पावर x साइन x, चलो y इज इक्वल टू e का पावर x साइन x, इसका डिफरेंशिएशन करना है। कैसे करेंगे, बहुत इजी है, dy बाई dx, e के पावर x का डिफरेंशिएशन e का पावर x ही रहेगा, साइन x इंतजार करेगा। जब साइन x का करेंगे तो उसका cos x हो जाएगा, e का पावर x इंतजार रहेगा। सर आपने दोनों जगह e के पावर x को एज इट इज रख दिया है क्या, नहीं, e के पावर x का डिफरेंशिएशन e का पावर x ही होता है, इसलिए आपको थोड़ा सा ऐसा लगेगा।
लेकिन इसमें कोई दिक्कत नहीं है। समझ आ गया बेटा? नेक्स्ट इज चेन रूल। सर आपने लिखा है आउटसाइड इनसाइड रूल, ये एमआर का रूल है। सर ये आउटसाइड इनसाइड रूल का होता है, तो तुम्हें डिफरेंशिएशन 5 लाइन में करना है कि 1 लाइन में करना है? सर 1 लाइन में करना है। तो हम सिखाएंगे आपको आउटसाइड इनसाइड रूल। आउटसाइड इनसाइड रूल क्या करता है? ये किसी भी डिफरेंशिएशन को 1 लाइन में सॉल्व कर देता है। इसमें चेन रूल हमने पढ़ा था सर, गलत पढ़ लिया था, नहीं पढ़ना था। मैथमेटिक्स के स्टूडेंट थोड़ी ना हो कि बोर्ड में तुम्हें चेन रूल लिखना है। तुम्हें तो मैथ ऐसा पढ़ना है जिससे नीट में सवाल जल्दी हो। तो आओ सिखाओ सर। चेन रूल सबसे पहले लगाएंगे कब? सबसे पहला सवाल बच्चा कंफ्यूज होता है, चेन रूल लगाएंगे कब? जब आपको फंक्शन अजीब सा दिखे तब हम वहां पे चेन रूल लगाते हैं। जब फंक्शन आपको अजीब सा दिखे तब हम वहां पे चेन रूल लगाते हैं। ऐसे चेन रूल लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। फंक्शन कुछ अजीब सा दिख रहा है तभी आप चेन रूल लगाएंगे। सर अजीब सा मतलब? अजीब सा मतलब कहने का ये कि मान लो कहीं पे लिखा हुआ है y इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस एक्स, तो ये ठीक है, बढ़िया है, इसमें एडिशन रूल लगा के हम डिफरेंशिएट कर देंगे। कहीं पे लिखा हुआ है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ई का पावर एक्स, तो बढ़िया है, हम इसको प्रोडक्ट रूल से डिफरेंशिएट कर देंगे। कहीं पे लिखा हुआ है log x इंटू साइन एक्स, बढ़िया है, प्रोडक्ट रूल से डिफरेंशिएट कर देंगे। लेकिन अगर कहीं पे लिखा हो y इज इक्वल टू ई का पावर साइन एक्स, तो पागल हो गया है क्या? ई के पावर में साइन एक्स कौन लिखता है? तो अजीब सा फंक्शन हो गया। जैसे कहीं लिखा हो y इज इक्वल टू साइन 2x, ये भी अजीब हो गया। हाँ, नॉर्मल तो साइन थीटा कॉस थीटा होता है ना, या साइन एक्स कॉस एक्स होगा ना, साइन 2 थीटा, ये भी अजीब सा हो गया। y इज इक्वल टू 2x प्लस 3 का पावर 4 या 2x स्क्वायर प्लस 3 का पावर, तो यार x का पावर कोई 3 हो 5 हो 6 हो, उसका डिफरेंशिएशन करना हमने सीखा है। x का पावर यहां भी लिखा, होल का पावर भी लिख दिया, अजीब सा हो गया। y इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर, अजीब सा ही हुआ ना, y के अंदर x का स्क्वायर है, मतलब x यहां पे एंगल है, थीटा ही है समझो, तो y इज इक्वल टू साइन थीटा तो कोई चीज होता है, साइन थीटा स्क्वायर क्या होता है यार? तो ये सारी चीजें अजीब है, ये नॉर्मल है जो अभी तक हमने किया था। अरे सर क्या तीसरी नजर खोले हो? तो सर अजीब है तो क्या करेंगे? तो इसी तरह के फंक्शन में डिफरेंशिएट करने के लिए चेन रूल आपने सीखा होगा। लेकिन मैं आपको चेन रूल ना सिखा के मैं आपको सिखाऊंगा आउटसाइड इनसाइड रूल। सर वो क्या होता है? पहले तो जो भी फंक्शन अजीब सा होगा उसमें आपको पहचानना होगा आउटसाइड और इनसाइड। उसमें आपको पहचानना होगा आउटसाइड और इनसाइड। हम किसको बोलेंगे आउटसाइड? जो ब्रैकेट के बाहर है उसको हम बोलेंगे आउटसाइड, जो ब्रैकेट के अंदर है उसको हम बोलेंगे इनसाइड। मतलब ये आपका इनसाइड है, इनसाइड है, और ये ब्रैकेट के बाहर ये आउटसाइड है। बहुत इजी है। अब बताओ यहां पे आउटर फंक्शन किसको बोलोगे? तो बेटा ये जो ब्रैकेट के अंदर आ गया ना पूरा, ये जो ब्रैकेट के अंदर आ गया ये आपका इनर हो गया, इनसाइड हो गया। और होवल वो ब्रैकेट के जो बाहर है ये आपको बोलोगे इसको आउटर फंक्शन। मतलब ये समथिंग का पावर 4 ऐसे बोलोगे। ये आपका है आउटर, ये आपका है इनर। इसमें इनर किसको बोलोगे? देखो ब्रैकेट के अंदर e के पावर x, e के पावर x स्क्वायर, तो e के पावर में अंदर सबको जैसे लिखते हो साइन x को ब्रैकेट में लिखा है, उसी तरह से e के अंदर में है, तो ये इनसाइड हो गया। ये क्या हो गया? इनसाइड हो गया। और ये आपका क्या हो गया? आउटसाइड हो गया। तो सर अब बताओ क्या रूल है? तो देखो यहां पे रूल मैंने लिखा है, डिफरेंशिएशन ऑफ आउटर फंक्शन कीप इनसाइड एज इट इज, मल्टीप्लाई डिफरेंशिएशन ऑफ इनर फंक्शन। यहां पे एक वर्ड और अच्छे से जोड़ देता हूं मैं, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। मतलब आउटर फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है ऐसे समझ के कि इनर फंक्शन के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो इनर को एज इट इज रहने देना है। मल्टीप्लाई बाहर में डिफरेंशिएशन ऑफ इनर फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ऐसे लिखना है। सर ये थोड़ी थोड़ी तो चमकी, थोड़ी थोड़ी चमकी, ज्यादा नहीं चमक रहा है सर, थोड़ा थोड़ा तो चमक रहा है। अभी रुक जाओ, अभी रुक जाओ, मैं एक बार और अच्छे से लिखता हूं। dy बाई डी एक्स, आउटसाइड इनसाइड रूल कहता है कि पहले डिफरेंशिएशन ऑफ आउटर फंक्शन, जो बाहर में दिख रहा है उसको डिफरेंशिएट करो। डिफरेंशिएशन ऑफ आउटर फंक्शन कीप इनसाइड, कीप इनसाइड, इनसाइड को छेड़ना ही नहीं, एज
इट इज। बेटा थोड़ा प्रैक्टिस करोगे, नया चीज है, समय लगेगा, सीखने में समय लगेगा, लेकिन सीख जाओगे ना तो आग हो जाओगे, आग। मल्टीप्लाई जो इनर में था, अंदर था, डिफरेंशिएशन ऑफ इनर फंक्शन। इनर फंक्शन सर हम आउटर इनर कैसे देखेंगे, उसके लिए भी मैं एक आसान तरीका बताता हूं, वो भी आउटर इनर तू छोड़, तू ऐसे देख। पहला एग्जांपल लेता हूं, y इज इक्वल टू, मान ले कहीं लिखा हुआ है साइन एक्स स्क्वायर, ठीक है सर। अब इसको डिफरेंशिएट करना है, तो तूने अभी तक अपने आम जिंदगी में क्या किया है, एक्स स्क्वायर को टी माना है कोई दिक्कत नहीं, मैं तुम्हें डायरेक्ट सिखाऊंगा। सुन, तू मुझे ये बता रामलाल, ये बताओ साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा? सर कॉस एक्स। साइन एक्स का कॉस एक्स, अच्छा। साइन थीटा का कॉस थीटा, साइन एम का कॉस एम, साइन एम आर का कॉस एम आर, साइन रामलाल का कॉस रामलाल। अरे एंगल को तो मैं कुछ भी नाम दे सकता हूं ना, एंगल को जो मैं एक्स बोल सकता हूं तो एंगल को कुछ भी बोल सकता हूं। मान ले यहां पे होता साइन रामलाल का डिफरेंशिएशन कॉस रामलाल, साइन कालूराम कॉस कालूराम, बाबू जलेला, एक है बाबू जलेला, मान ले यहां पे लिखा है साइन बाबू जलेला, बाबू जलेला। अब तो इसको डिफरेंशिएट करेगा, साइन बाबू जलेला का डिफरेंशिएशन क्या होगा? कॉस बाबू जलेला। साइन टी का कॉस टी, साइन एम का कॉस एम, साइन जेड का कॉस एम। मतलब मैं कह रहा हूं कि ये एंगल अगर मैं कुछ मान लेता हूं तो साइन अंदर में कुछ है, चाहे वो एम आर हो, चाहे रामलाल हो, चाहे एक्स स्क्वायर हो, चाहे पी हो, बाबू जलेला हो, एम आर हो, कुछ भी हो। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, साइन टी का कॉस टी, साइन जेड का कॉस जेड, साइन एम का कॉस एम, साइन समथिंग का कॉस समथिंग। ओहो हो, पकड़ लिया बात तूने। साइन समथिंग का, ये तेरा समथिंग बोल, इसको इनर को समथिंग बोलते, तो साइन समथिंग का कॉस समथिंग, मतलब इनर को एज इट इज रहने दे। मल्टीप्लाई डिफरेंशिएशन ऑफ इनर फंक्शन, पहली बार इसलिए मैं लिख रहा हूं, डिफरेंशिएशन इनर, जो तेरा समथिंग था, इनर था, उसको डिफरेंशिएट कर दे एक्स के रिस्पेक्ट में, यही तो कह रहा है। डिफरेंशिएशन ऑफ आउटर फंक्शन कीप इनसाइड एज इट इज, मतलब साइन का डिफरेंशिएशन कॉस होता है और इनसाइड में एक्स स्क्वायर को एज इट इज रहने दे। मल्टीप्लाई डिफरेंशिएशन ऑफ इनर फंक्शन, जो अंदर में है, अंदर में इनर एक्स स्क्वायर, उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? सर एक्स स्क्वायर का तो मैं 1000 बार कर लिया, 2 बाहर आ जाएगा और 2 - 1 1 हो जाएगा, मतलब 2x। तो ये आंसर आएगा तेरा 2x, ओहो सॉरी, 2x इंटू कॉस एक्स स्क्वायर, ये आंसर। कोई दिक्कत नहीं बेटा। जैसे मान लो कहीं फंक्शन लिखा है y इज इक्वल टू ई का पावर माइनस अल्फा एक्स, ठीक है सर। अब क्या करना है पता है, सुनना ध्यान से। dy बाई डी एक्स करोगे तो बताओ, e के पावर x का डिफरेंशिएशन e का पावर x, e का पावर t का e का पावर t, e के पावर z का e का पावर z, e के पावर m का e के पावर m, e के पावर mr का e का पावर mr, e का पावर बाबू जलेला e का पावर बाबू जलेला, e का पावर रामलाल e का पावर रामलाल, e का पावर समथिंग e का पावर समथिंग। अब जो भी e के पावर में था समथिंग, उसको एज इट इज आपने रहने दिया, ये आपका इनर था। अब मल्टीप्लाई डिफरेंशिएशन ऑफ इनर, जो समथिंग था उसको डिफरेंशिएट करो, तो समथिंग में क्या था? माइनस अल्फा एक्स डिवाइडेड बाई डी एक्स। अब आप जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ईमानदारी से बताइए, क्या ये कांस्टेंट है माइनस अल्फा? हाँ, बाहर आ जाएगा, तो आप लिखेंगे माइनस अल्फा ई के पावर, माइनस अल्फा बाहर गया तो डी एक्स बाई डी एक्स 1 हो गया, ई का पावर माइनस अल्फा एक्स। बताओ डिफरेंशिएशन समझ में आया कि नहीं आया? सर ये तो कुछ आसान सा लग रहा है, आसान ही होता है। चलो बताओ, इसको डिफरेंशिएशन करके बताओ, डी वाई डी एक्स, बताओ क्या होगा? साइन समथिंग का कॉस समथिंग साइन समथिंग का कॉस समथिंग, तो लिखो कॉस 4x मल्टीप्लाई 4x का डिफरेंशिएशन करोगे तो 4 बाहर, x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1, तो आएगा 4 cos 4x। ये तो मैंने करके दिखा दिया तुम्हारे। e के पावर 4x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? तो ये होगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, समझना अच्छे से, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई का पावर 4x, तो ई के पावर 4x का डिफरेंशिएशन ई का पावर 4x, और फिर 4x का डिफरेंशिएशन करोगे 4 बाहर, तो ये होगा 4 ई का पावर 4x, 4 बाहर, 4 ई का पावर 4x। अब चलो यहां आते हैं, अब हमें इसको डिफरेंशिएट करना है, dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स। तो कैसे करेंगे इसको डिफरेंशिएट? तो सबसे पहले देखो, ये 4 बाहर अलग ही घूम रहा है, अलग ही चौड़े में है, तो जो कांस्टेंट बाहर चौड़े में घूम रहा हो ना, तो उसको तो नाली में घुसा दे, बाहर ही निकाल ले, इग्नोर कर, एकदम बाहर फेंक दे उसको। कांस्टेंट बाहर मल्टीप्लाई में बाहर ले ले, इसका डिफरेंशिएशन से कोई मतलब नहीं। अब देख, ये तेरा साइन आउटर है, ये इनर है, तो साइन समथिंग का डिफरेंशिएशन होगा कॉस समथिंग, तो लिखो कॉस 4x स्क्वायर
प्लस 3x एज इट इज एकदम, ठीक है सर। अब तूने एज इट इज किसको रखा है, साइन समथिंग का डिफरेंशिएशन होता है कॉस समथिंग मल्टीप्लाई, ये तेरा समथिंग था, इसको डिफरेंशिएट कर दे पूरे को x के रिस्पेक्ट में, तो ये 4 बाहर x स्क्वायर का 2x, तो ये हो जाएगा बेटा 8x प्लस 3, ये हो गया। जो इनर था उसको मैंने x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया। तो अभी जर्नी बहुत आगे लंबा बाकी है, अभी मैं आपको चेन रूल पे बहुत सारे फंक्शन और कराने वाला हूं, बहुत सारे फंक्शन और कराने वाला हूं, जैसे ऐसे क्वेश्चन डीपी में आपको दिख सकते हैं जो आपसे ना हो, डबल डिफरेंशिएशन हो सकता है आपसे ना हो, तो ये सारे क्वेश्चन अभी आपको सॉल्व नहीं करने, ये सारे क्वेश्चन आपको अभी सॉल्व नहीं करने हैं। आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। चेन रूल और ज्यादा अच्छे से डिटेल में मैं और एक बार समझाऊंगा, आप ये मत पेशेंस लूज करना कि सर चेन रूल एक बार और बताओ, मैं एक बार, सॉरी चेन रूल कहाँ, उसको तो मैंने काट दिया, आउटसाइड इनसाइड रूल। तो जोरदार तरीके से आउटसाइड इनसाइड रूल पे बहुत सारे क्वेश्चन मैं अभी और कराऊंगा, मैं आपको आउटसाइड इनसाइड रूल भी कराऊंगा और मैं आपको डबल डिफरेंशिएशन भी कराऊंगा और मैं आपको मैक्सिमम मिनिमम भी पढ़ाऊंगा, सब कुछ कराऊंगा बेटा, चिंता करने की जरूरत नहीं। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं फिर एकदम जोरदार तरीके से। बहुत सारे यहाँ पे 1-2 पेज रह गए हैं, देखिए सारे मैं कराऊंगा, डिफरेंशिएशन पे बेस्ड फंक्शन, डिफरेंशिएशन में बेस्ड क्वेश्चंस, ठीक है बेटा। तो आज के लेक्चर में अब अपन यही रहें, देखो डबल डिफरेंशिएशन भी रखा था मैंने, वो नेक्स्ट लेक्चर में करा देंगे, चिंता मत करो बेटा। देखो स्पीड अप हम करेंगे। अच्छा कई लोग ऐसे सोच रहे होंगे सर थोड़ा फास्ट पढ़ाओ, हम फास्ट भी पढ़ाएंगे, आप चिंता मत करिए, पहले फाउंडेशन तैयार हो जाने दो, फिर तो मैं तुम्हें दिखाऊंगा रफ्तार विथ MR। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।